विल बायर जो कि ड्रामे का मेन लीड है वो उल्टी दुनिया में कैद है और कोई गाना गुनगुना रहा है, क्योंकि जब वो टेंशन में होता है इसी तरह गाना गुनगुनाता है। आगे दिखाते हैं कि एकदम उससे अपने कैंप के पास से किसी राक्षस की आवाज़ आती है, तो वो उससे बचते बचते भागते हुए एक दरख्त पर चढ़ जाता है और नीचे देख रहा होता है कि कहीं राक्षस के पीछे तो नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ दिखाते हैं कि वो राक्षस जो कि बहुत ही भद्दा दिखता है उसके पीछे आता है और उससे बचने के लिए ये दूसरे पेड़ की तरफ जंप करता है, लेकिन क्योंकि वो पेड़ बहुत दूर होता है इसलिए वो ज़मीन पे गिरता है और बेहोश हो जाता है। और वो राक्षस जिसे हम यहाँ डेमोगोगन कहते हैं, वो उसे घसीट के अपने मालिक के पास ले जाता है, जो कि यहाँ इस सीरीज़ में वेकना कहलाएगा। आगे दिखाते हैं वेकना उसे अपनी बेलों से कैद कर लेता है और उसके मुंह में कुछ डालता है जिससे वो उससे कनेक्ट कर लेता है और उसे कहता है कि अब तो होगी अंत की शुरुआत। और यहाँ से दिखाते हैं कि मूवी वापस प्रेजेंट में जाती है, जहाँ पे विल बायर अभी तक उस मॉन्स्टर से कनेक्टेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं माइक के घर से। यहाँ 3 नवंबर है 1987। यहाँ पर दिखाते हैं कि हॉली जो कि सीज़न 1 में बहुत ही छोटी सी डॉल दिखाई जाती है, अब वो बड़ी होगी और उसे एक अपनी विंडो के बाहर एक शख्स नज़र आता है जो उसे बुला रहा है और इतनी देर में उसकी मॉम से आवाज़ देती है कि जाके सबको नाश्ते के लिए बुला के लाओ, इसलिए वो सबको नाश्ते के लिए बुलाने चली जाती है। और यहाँ दिखाते हैं कि बायर्स फैमिली भी माइक के घर में ही होती है और काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा होता है, सब नाश्ता कर रहे होते हैं और उसके बाद सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और हॉली बर्तन डिश वॉशर में लगाती है और उसके बाद वो भी अपने स्कूल के लिए निकल जाती है माइक और विल के साथ। आगे दिखाते हैं कि एक रेडियो टावर दिखाया जाता है और रॉबिन दिखाई जाती है जो कि इन्हीं सब की फ्रेंड होती है और वहाँ स्टीव भी होता है और ये लोग अपना एक रेडियो चैनल चला रहे होते हैं और रॉबिन हॉकिंस के लोगों से बात कर रही होती है, उन्हें बता रही होती है कि यहाँ पे मिलिट्री ने कब्ज़ा किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, ना कोई हॉकिंस के अंदर आ सकता है और ना कोई यहाँ से बाहर जा सकता है। और ये भी बताती है कि किस तरह यहाँ पे 1 साल पहले तकरीबन साल होने वाला है अर्थक्वेक आया था और उसको कवर करने के लिए उन्होंने एक लोहे की रोड बना दी उसके ऊपर ताकि उसे रोक सके और बच्चे उस पर स्केटिंग भी करते हैं जो कि ख़तरनाक भी है और उन्हें मना भी कर रही होती है। और ये भी बताती है कि यहाँ पे उन्होंने एक बेस बनाया हुआ है जहाँ पे दूसरी दुनिया का एक दरवाज़ा खुला हुआ है और वो लोग वहाँ जाते हैं वेकना को ढूंढने के लिए, लेकिन इन्हें अभी तक वेकना मिला नहीं है। और ये भी बताती है कि इससे सब टेंशन लेने से अच्छा है कि तुम लोग एंजॉय करो और डेट्स पे जाओ। और वो बताती है कि मैं भी आज रात डेट पे जा रही हूँ और जिसके लिए जा रही हूँ उसके लिए गाना प्ले करती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गाना प्ले होते होते एकदम उनका रेडियो चैनल स्टॉप हो जाता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। यहाँ दिखाते हैं कि डस्टिन, लूकस और सब भी स्कूल जा रहे होते हैं और रास्ते में रॉबिन का ही रेडियो सुन रहे होते हैं। स्टीव और रॉबिन दोनों रेडियो को ठीक कर रहे होते हैं। का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डस्टिन स्कूल पहुँच चुका है, उसने हिल फायर की ही शर्ट पहनी होती है और उसको आके 2 लड़के तंग करते हैं जो कि सीज़न 4 में भी दिखाए गए थे। और क्योंकि एडी डस्टिन और सबको बचाते बचाते ही सीज़न 4 में मरा था, इसलिए डस्टिन अब उसके लिए हेल फायर की हमेशा शर्ट पहनता है। लेकिन वहाँ लूकस और माइक आ जाते हैं और कहते हैं कि इनको खूब मारना चाहिए ताकि उसके बाद ये दूसरे किसी बच्चे को बुली ना करें। और ये सब देख के वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है। और आगे लूकस और माइक डस्टिन को कहते हैं कि तुम इनसे पंगा नहीं करो, हमें हॉप ने मना किया है ना कि हमने कभी भी किसी की नज़रों में नहीं आना है, अगर हम इसी तरह करते रहे तो 11 के लिए सब मसला होगा। कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये शर्ट पहनी थी और वो लोग मुझे ऐसे छेड़ने आ गए। तुम लोगों को वाकई लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? तुम लोग क्या एडी को भूल गए? और वो गुस्सा आ जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि स्कूल के बोर्ड पे जैन होपर की पिक्चर लगी है कि ये वांटेड है और इसे ढूंढो। आगे का सीन जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पे जैन भाग रही होती है और उसके पीछे कुछ सोल्जर्स होते हैं यानी मिलिट्री वाले भाग रहे होते हैं। और भागते भागते वो यहाँ वहाँ गिरती है और उसे मिलिट्री वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन जब उसकी शक्ल देखते हैं तो वो कोई और बच्ची होती है, वो जैन नहीं होती है। और वो मिलिट्री वाले अपने वॉकी टॉकी से अपने दूसरे फ्रेंड्स को बताते हैं कि ये वो लड़की नहीं थी, वो यहाँ से निकल गई है। और आगे दिखाते हैं कि जैन जंगल में भाग रही है और वो प्रैक्टिस कर रही है कि किस तरह वेकना को हरा सकती है। और यहाँ पे जॉयस और हॉप उसकी टाइमिंग नोट कर रहे होते हैं और वो 12 मिनट और कुछ सेकंड्स में वहाँ तक पहुँचती है। और जैन बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि वो और कम वक्त में भी ये सब कर सकती थी। जॉयस उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम अब थक चुकी हो, अब बार बार नहीं करो, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती है। आगे का सीन हमें दिखाया जाता है कि हॉकिंस में इंटर होने के लिए चेक पोस्ट लगाया जाता है जहाँ पे चेक
चेकिंग करवा के अपनी गाड़ी का नाम और नंबर लिखवा के उसके बाद ही इंटर कर सकते हैं और कोई अननोन गाड़ी इंटर नहीं कर सकती है। तो मुरय वहाँ पे आता है उनको कुछ सामान डिलीवर करने, जो कि हॉप का दोस्त होता है और अब इन सबका दोस्त बन चुका होता है। तो रॉबिन डायरी पे चेक कर रही होती है, जहाँ पे स्टीव, नैन्सी और जोनाथन भी होते हैं, जो कि सभी रेडियो चला रहे होते हैं और वो टावर को देखते हैं और उन्हें समझ आता है कि यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ेगा और कोई प्लग ऑन करना पड़ेगा, जिसके बाद ही रेडियो सही चलेगा। और स्टीव जो कि नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड है और जोनाथन जो इसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है, दोनों इसको इम्प्रेस करने के लिए एक साथ ही अलग अलग स्टेयर से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो रॉबिन उसे कहती है कि ये दोनों तुम्हें इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं जाने देते, ये भी नहीं देखते कि हाल क्या हो रहा है इस वक्त हॉकिंस का। और दिखाते हैं कि वो दोनों ही इस खंभे पे चढ़े होते हैं और चढ़ते चढ़ते तकरीबन दोनों एक साथ ही वहाँ पहुँचते हैं और प्लग ऑन करते हैं और वहाँ खड़े होकर नीचे आवाज़ देते हैं कि हमने कर दिखाया। लेकिन नीचे देखते हैं तो नैन्सी और रॉबिन वहाँ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ट्रक खड़ा होता है और वहाँ उसमें से मरी उनको कुछ सामान निकाल कर दे रहा होता है, जो कि वो उनके लिए लाया होता है। और वो चीज़ें जो हॉकिंस में बिल्कुल ही बैन कर दी गई होती हैं, क्योंकि वहाँ से बाहर से कोई भी आइटम नहीं आ सकता है बिना चेकिंग के। लेकिन वो कुछ ना कुछ छुपा के ले ही आता है उनके लिए, जो कि उनको पसंद है। कुछ कुछ बंदूकें, उनकी शेल्स, कुछ कैसेट्स और इसी तरह की बहुत सी चीज़ें। और वो उनको मिलिट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि आज रात ही वो लोग दूसरी दुनिया में जाएंगे वेक्ना को ढूंढने के लिए। तो इन्हें भी आज जाके क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ दिखाते हैं कि हॉप भी दूसरी दुनिया में जाता है, जब ये जाते हैं इनकी गाड़ियों में छुप के वेक्ना को ढूंढने के लिए। लेकिन अभी तक इन्हें वेक्ना नहीं मिला होता है। अगला सीन स्कूल का दिखाया जाता है कि डस्टिन वहाँ पे एक रूम में जाता है, जहाँ पे कुछ क्रिएचर्स रखे जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो नायाब हैं, जिन्हें शीशे के अंदर बंद रखना पड़ता है। वो जाकर उनसे बात कर रहा होता है। और आगे का सीन कैंटीन का दिखाया जाता है, जहाँ पे विल, माइक और लूकस होते हैं, लेकिन वहाँ भी डस्टिन नहीं होता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि डस्टिन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, वो क्यों हर किसी से लड़ने के लिए तैयार रहता है और क्यों हर किसी से पंगा कर रहा है। और वो कल तो वो ये भी कह रहा था कि वो हिल फायर वापस स्टार्ट करेगा। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि डस्टिन वहाँ आ जाता है। वो कहता है किसकी बात कर रहे हो? वो कहता है किसी की नहीं, हम उसी एडी के फ्रेंड की बात के कर रहे थे, किस तरह वो तुम्हें तंग कर रहे थे। और फिर दिखाते हैं कि रेडियो चल पड़ता है और उस रेडियो में रॉबिन उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, जो जिम भी सुन रहा होता है और वो भी नोट कर रहा होता है कि उन्हें बता रही होती है कि रात को 2 बजे क्रॉल करना है। उसी टाइम मिलिट्री की गाड़ियाँ दूसरी दुनिया में जाएंगी और उसी टाइम हॉपर को भी उनके साथ छुप के जाना है। ये सब नोट कर रहे होते हैं। आगे का सीन दिखाता है कि स्टीव, जॉनथन और वो लोग अपने सीक्रेट बेस में चले जाते हैं, ताकि वहाँ जाके डिस्कस कर सकें किस रास्ते से उन्होंने क्या करना है। तो यहाँ दिखाते हैं कि उनके पास हॉकिंग का एक पूरा मैप होता है, जिसे वो फॉलो कर रहे होते हैं। और कुछ टनल्स भी होती हैं, वही जो सीज़न 4 में दिखाई गई थी। यहाँ माइक बता रहा होता है कि हॉपर्स दूसरी दुनिया में जाएंगे और यहाँ हम ऊपर से उनको सिग्नल्स देंगे, हम उनकी गाड़ी को फॉलो करेंगे ताकि उनका हमसे रेडियो कनेक्शन बिल्कुल भी ना टूटे। और वो बताते हैं कि लूकस और माइक उन्हें रास्ता दिखाएंगे। और यहाँ पे नैन्सी भी उन्हें यही सब समझा रही होती है कि उन्हें किस रास्ते से जाना है और किस तरह उनको वो करना है। लेकिन स्टीव कहता है कि हो सकता है कि मैं तो वेक्ना मर गया हूँ, हमने उसे लास्ट टाइम कितना बुरी तरह मारा था, बिल्कुल उसे धो ही डाला था, और इतने दिनों से विल को भी तो कुछ फील नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि वेक्ना मर गया हो। तो नैन्सी कहती है कि नहीं, वो नहीं मरा, उसने मुझे विजन दिखाए थे कि मैं, हॉली और मेरी पूरी फैमिली ख़तरे में है, तो वो नहीं मर सकता है। और वो गुस्सा करती है। तो उसके बाद स्टीव खामोश हो जाता है, वो क्या कर सकता था। अगले सीन में जंगल का जहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे माइक और डस्टिन और वेल बात कर रहे होते हैं कि किस तरह हमें वेक्ना को मारना है और हो सकता है कि आज ही वेक्ना हमें मिल जाए। वो लोग अभी यही बात कर रहे होते हैं कि एकदम वेल को कुछ फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे आसमान घूम रहा है और उसे एकदम खपखपाहट सी महसूस होती है और एकदम से चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने लगता है। तो डस्टिन, लूकस और माइक उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं क्या हुआ? वो कहते हैं कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, जिससे कि वो यहीं कहीं है। माइक कहता है कि हो सकता है वो यहीं हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है और इसका मतलब है कि आज का क्रॉल बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। आगे का सीन हमें दिखाता है कि हॉली एक झूले में बैठी होती है और कुछ बच्चे उसे बुली कर रहे होते हैं और झूले को एकदम तेज़ चला देते हैं और एकदम वो डर जाती है और फिर वहाँ से उठती है तो उसका सर घूम रहा होता है। ब्रेक ख़त्म हो जाती है और टीचर्स उन्हें क्लास में बुला रहे होते हैं, लेकिन हॉली को कोई नज़र आता है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा है। तो हॉली उसके पास जाती है, उससे खड़ी बात कर रही होती है। सब उसकी टीचर भी देख जाती है, वो परेशान हो जाती है कि किससे बात करें। आगे का सीन हमें दिखाया जाता है कि एक लैब है और एक डॉक्टर वहाँ बैठी है, जिसे डॉक्टर के बोलते हैं, और वो किसी क्रिएचर को खोल रही है जो कि वेक्ना का ही कोई पार्ट होता है। और उसके पास एक सोल्जर आके उसे बताता है और वो पूछती है क्या मुझे वो लड़की मिली है, वो लड़की हर किसी को मार रही है। वो कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन वो जल्दी मिल जाएगी। और फिर दिखाते हैं कि ये बाहर दिखाया जाता है कि ये बेस, ये लैब और कहीं नहीं बल्कि उल्टी दुनिया में इन्होंने बनाया, यानी ये सब लोग उल्टी दुनिया में हैं। आगे दिखाते हैं कि 11
जिम हॉपर को कह रही होती है कि मुझे भी अपने साथ दे दें, आज का क्रोल बहुत ही खतरनाक होने वाला है, तो आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं? आपने मुझे कहा था अगर मैंने 12 मिनट में अपना टास्क पूरा किया तो आप मुझे ले जाएंगे। कहते हैं तुमने 12:30 में किया था। कहती है नहीं, आपने टाइम देखा ही नहीं था, अगर आप देखते तो आपको पता होता। कहती है नहीं, तुमने गलत किया। तो ये कह के अंदर का रूम में आ जाता है, उससे कहता है कि तुम उसे बाहर टब से ढूंढोगी। और जॉयस उसको कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने क्या वाकई टाइम नहीं देखा था? कहते हैं मैंने देखा था, उसने कुछ सेकंड बचा लिए थे, लेकिन मैं उसे नहीं लेके जा सकता हूँ। जिससे तुम बिल को अपने साथ में लेके जाती हो, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, मैं उसे किसी खतरे में नहीं भेज सकता हूँ। अपनी कबर्ड खोल के अपनी जैकेट्स में कुछ बम लगा देता है। आगे का सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़का जो कि डस्टर को हमेशा bully कर रहा होता था, वो अपना लॉकर खोलता है तो वहाँ से एक सांप लटक रहा होता है और वो डर के चीखें मारना शुरू हो जाता है। ये सब बच्चे भी देख रहे होते हैं और उससे हंसते हैं, लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके साथ ही लिखा होता है कि हिल फायर क्लब कभी ख़त्म नहीं होगा, और उसे समझ आ जाता है कि ये सब डस्टिन ने किया था। आगे का सीन दिखाया जाता है कि माइक हॉली के स्कूल के बाहर खड़ा होता है, उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन वो स्कूल से बाहर आती ही नहीं है। सब बच्चे चले गए होते हैं तो वो अंदर आता है। वो कहता है कि तुम बाहर क्यों नहीं हो, यहाँ बैठी क्या पढ़ रही हो? तो कहती है मुझे प्रिंसिपल ने रोका है। फिर देखते हैं कि दिखाते हैं कि टीचर और हॉली की माँ बात कर रहे होते हैं। तो माइक उसे बताता है कि तुम क्यों परेशान हो अपने उस दोस्त की वजह से? वो कहती है हाँ, उसने मुझे बताया कि यहाँ हॉकंस में बहुत सारे मॉन्स्टर। वो कहते हैं यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं। कहता तुम मुझे झूठ बोलते हो। फिर वो उसे एक छोटी सी डॉल देता है जो कि इनके डिंक एंड ड्रैगन में भी होती है। कहते हैं कि ये बहुत ही पावरफुल है, और जब मैं डरता हूँ तो मैं खुद को भी इसी तरह इमेजिन करता हूँ और फिर मेरे में बहुत पावर आती है हमेशा पास रखना। तो वो स्माइल करती है और उसे पकड़ लेती है। आगे का सीन दिखाया जाता है कि लूकस और विल हॉस्पिटल में बैठे होते हैं और लूकस टेप लगा रहा होता है मैक्स के पास। मैक्स जो कि सीज़न 4 में ही वैक्ना की वजह से पैरालाइज्ड हो गई थी, अब वो कोमा में है। आगे का विल उठ के बाहर आता है कॉफ़ी लेने के लिए, लेकिन उसे रॉबिन नज़र आती है तो उसके पीछे भागता है। तो रॉबिन एक लड़की से मिलने आई होती है जो कि उसके स्कूल टाइम की होती है, तो वो उसके साथ खड़ी होती है और उससे किस कर रही होती है। तो ये सब विल बाहर से रूम के बाहर से देख रहा होता है। उसके कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो भाग जाता है। तो रॉबिन देख जाती है कि उसे विल ने देख लिया, तो वो परेशान हो जाती है। आगे सीन एक ग्रेव यार्ड का दिखाया जाता है, कब्रिस्तान का, जहाँ पे डस्टिन आता है और वहाँ पे एडी की कब्र के बाहर लिखा होता है कि तुम जहन्नुम में जलोगे। तो वो इसे रिमूव कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि ये बिल्कुल ताज़ा पेंट है और वो एकदम डर जाता है। और फिर आसपास देखता है तो वही लड़के खड़े होते हैं जो इसे बुली कर रहे होते हैं, और इसने उनके लॉकर में एक सांप लटका दिया होता है। वो कहते हैं कि तुम ये सब करोगे, तुमने अच्छा नहीं किया। तो एडी डस्टिन उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो 3-4 होते हैं, इसलिए वो डस्टिन पर हावी हो जाते हैं और डस्टिन को खूब मारते हैं और मार मार के बेहोश कर देते हैं। उसका मुंह सुर्ख लाल हो जाता है खून से, उसके दांत नाक से खून निकल रहा होता है, लेकिन उनके मुंह पे थूकता है, लेकिन उसे फिर भी मुसलसल मारे जा रहे होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रेडियो स्टेशन के पास सब क्रोल के लिए स्टार्ट होते हैं और डस्टिन का ही वेट कर रहे होते हैं। वो तो नहीं आता, लेकिन 11 और जॉयस और हॉप वहाँ आ जाते हैं। 11 और माइक दूसरे को गले लगाते हैं और वो रेडियो स्टेशन के ही छत पे खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि डस्टिन क्यों नहीं आया, क्या वो ठीक तो होगा ना? कहते हैं हाँ, वो ठीक ही होगा, वो आजकल बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए कोई पता नहीं है। और वो हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर ये सब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कहीं और चला जाएंगे। वो कहते हैं कि हाँ, क्या मैं कहीं और जा सकती हूँ? कहते हैं हाँ, हम कहीं और जाके खुशी खुशी रहेंगे। और आगे का सीन दिखाते हैं कि लूकस और माइक रेडियो को सेट कर रहे होते हैं। स्टीव गाड़ी में होता है, उसी गाड़ी में जिसमें उन्होंने जेम को दूसरी दुनिया से फॉलो करना है, लेकिन वो अकेला होता है। हमेशा तो उसके साथ डस्टिन होता है जो गाड़ी के अंदर से रेडियो को फॉलो करता है, लेकिन अब कोई भी नहीं होता है। तो वो कहता है कि मैं अकेले गाड़ी चलाऊँगा, ये करूँगा। तो विल कहता है कि मैं चला जाता हूँ, मैं रेडियो को फॉलो कर लूँगा, मैंने वो डस्टिन ने ये लगाया था। तो जॉयस कहती है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, जॉनथन जाएगा, और वो चला जाता है। और विल 11 ये सब देख रही होती है, उसका भी दिल होता है साथ जाने का, लेकिन वो नहीं जाती है। जॉयस हॉप को कहती है कि वापस आ जाना खैरियत से। आगे दिखाते हैं कि हॉली उस छोटी डॉल को अपने लॉकेट में लगाती है और उसके बाद नीचे आती है तो उसके माँ बाप लड़ रहे होते हैं और वो इसी बात पे लड़ रहे होते हैं कि हॉली की मॉम कहती हैं कि हॉली का एक इनविजिबल फ्रेंड है, इसी वजह से क्योंकि हम उसे तवज्जो नहीं देते। उसके फादर कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, वो इस उम्र में इनविजिबल फ्रेंड बना सकती है, लेकिन वो अपने रूम में आके बहुत दूर होती है। आगे देखते हैं क्रोल शुरू हो गया होता है। वो नीचे सुरंगों से गुजर के हॉप सुरंगों से गुजर के उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ मिलिटेंट ने अपना बेस बनाया होता है। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उन्हें माइक और लूकस का भी इशारा करेंगे। तो माइक उन्हें बताता है कि कंटेनर्स आ गए हैं और वो जलाने का काम शुरू कर रहे हैं। और फिर दिखाते हैं कि वो आग से उस दरवाज़े को खोल रहे होते हैं और फिर लूकस बताता है कि कंटेनर्स आ गए हैं और वहाँ पे अब कोई भी नहीं है, एक शख्स वहाँ पे होता है। तो उसके जाने का वेट करते हैं और उसके बाद जल्दी से हॉप उन कंटेनर्स में घुस जाता है। और बाहर दिखाते हैं कि 2 सोल्जर्स
उस दरवाज़े को जो कि उल्टी दुनिया के उसे जला रहे होते हैं। उसके बाद वो खुल जाता है और फिर देखते हैं कि वो मिलिट्री के कंटेनर जो कि सामान से भरे हुए हैं, जिसमें बारूद और गोलियां, बंदूक, सारा कुछ है, वो वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। लूकस और माइक जॉयस को बताते हैं कि वो अंदर चले गए हैं, और यही बात जॉयस डस्टन तो सॉरी वहाँ होता ही नहीं है, स्टीव को बताती है और जोनाथन को। और फिर जॉयस और लेवन हॉप से बात कर रही होती हैं कि अगर तुम्हें आवाज़ आ रही है, तो हॉप कहते हैं हाँ मुझे आवाज़ आ रही है, और एकदम कंटेनर चलते चलते रुक जाते हैं और एकदम सिग्नल ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो वो पूछते हैं हॉप से कि क्या हुआ है, आवाज़ इतनी ख़राब आवाज़ कहाँ से आई? तो कहता है कि कंटेनर एकदम रुक गए हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि विल को भी एकदम चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और गिर जाता है, और ऐसे उसे झटके पड़ रहे होते हैं जैसे कि उसे कुछ विजन नज़र आ रहे होते हैं, और वो देख रहा होता है कि किस तरह वो मॉन्स्टर्स उनकी गाड़ी में सारे मिलिट्रीज़ को निकाल के मार देते हैं। अब वहाँ से हॉप भी बचते हैं जो कि छुपे होते हैं। स्टीव जो गाड़ी में उनसे उनको फॉलो कर रहा होता है, एकदम सिग्नल ब्रेक हो जाते हैं, और वो बताता है तो रेडियो की सारी पावर से कट जाती हैं, क्योंकि अब उनके साथ हॉप का कनेक्शन टूट चुका होता है। वो काफ़ी कोशिश करता है लेकिन कनेक्शन वापस कनेक्ट नहीं होता है। आगे दिखाते हैं कि एक मॉन्स्टर माइक के घर की तरफ जा रहा है उल्टी दुनिया में, और ये सब विल को विजन्स आ रहे होते हैं, और एकदम वो होश में आ जाता है जब उसे जॉयस एक थप्पड़ मारती है, और वो वहाँ होश में आके रो रहा होता है। वो कहता है कि वो लोग चले गए हैं उनको लेने के लिए। तो कहता है किन को लेने के लिए? तो एकदम नैन्सी की तरफ देखता है, उसकी तरफ इशारा करता है कि वो लोग हॉली और उसकी फैमिली को लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ सीन माइक के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे नैन्सी की मॉम ड्रिंक कर रही होती है, उसके बाद वो शावर लेने के लिए चली जाती हैं, और हॉली अपने बेड पे बैठी रो ही रही होती है। ये वही सीन होता है, और एकदम उसके रूम्स की सारी लाइट जलना शुरू हो जाए। वो देखती है कि जो चीज़ प्लग से बाहर है वो भी जल रही होती है, तो एकदम परेशान हो जाती है। उसके घर का साथ छत टूट जाता है, और उसमें से एक मॉन्स्टर निकल के बाहर आता है। हॉली ये सब देख के चीखें मारना शुरू हो जाती है, जो कि हॉली को लेने आया है। उसके बाद फादर घर में नहीं होते हैं, और मदर शावर ले रही होती है, जिनने एक म्यूज़िक लगाया होता है, इसलिए किसी को आवाज़ नहीं जाती है। आगे का सीन दिखाते हैं कि उसके फादर रूम घर के बाहर होते हैं, और वो देखते हैं कि घर के अंदर से काफ़ी सारी लाइट्स चल रही हैं। वो मॉन्स्टर हॉली को लेकर जा ही रहा होता है, तो वो दिखा मार के कमरे से बाहर निकल आती है और भाग के अपनी मॉम के पास वॉशरूम में चल जाती है, और उनको बताती है कि मॉम यहाँ पे एक मॉन्स्टर। तो कहती हैं कि तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। उसे गले लगाती हैं, लेकिन देखती हैं कि उसके पीछे कमर पे एक ज़ख़म है और वहाँ से खून निकल रहा है। तो उन्हें समझ आ जाता है, और वो उसे लेके छुप जाती हैं। यहाँ दिखाते हैं कि मॉन्स्टर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाता है। घर के बाहर का सीन दिखाते हैं कि लाइट्स देख के उसके फादर भी घर के अंदर आ जाते हैं। आगे का सीन है कि माइक और लूकस घर वापस आ रहे होते हैं, तो नैन्सी उनको बताती है कि घर की तरफ चलो, वहाँ पे एक मसला है, हॉली को लेने वो मॉन्स्टर आया है। यहाँ गाड़ी में 11 और नैन्सी वहाँ जा रहे होते हैं। मॉन्स्टर वॉशरूम में आ जाता है, लेकिन यहाँ दिखाते हैं कि बाथ टब के अंदर नैन्सी की माँ उसको लेके छुपी हुई होती है। वो वॉशरूम के अंदर टब के अंदर हाथ डाल ही रहा था, लेकिन उसकी बाप की आवाज़ सुन के वो वहाँ से बाहर निकल आता है, उसके बाप को दिखता है और उन पे हमला कर देता है। उसके बाप जो उसको देख के हैरानी हो जाते हैं, और वो एकदम उन पे हमला करता है और उन्हें बहुत सारी चोट आती है। इधर दिखाते हैं कि नैन्सी की माँ को समझ आ जाती है कि वो वहाँ से चला गया, तो वो वहाँ से निकल के उस घर से बाहर जा रही होती है, लेकिन एकदम वो उनके सामने आ जाता है और वो उसे देखती है और कहती है यहाँ से चले जाओ। तो वो उनकी बात नहीं सुनता। वो हॉल के पास आ रहा होता है, तो वो कांच की बोतल लेती हैं और वो उसके पेट में मार देती हैं, और उसे मारी ही जा रही होती है, लेकिन वो भी एक मॉन्स्टर होता है, तो वो उनको भी काफ़ी ज़ख्मी कर चुका होता है। यहाँ दिखाते हैं कि नैन्सी और 11 घर पहुँच चुके होते हैं। नैन्सी बंदूक लेके घर के अंदर जाती है, तो देखती है कि उसकी माँ ज़ख्मी हालत में वहाँ पड़ी है, और हॉली को मॉन्स्टर लेके जा रहा है, और दूसरी दुनिया का गेट एकदम बंद होने ही वाला है। हर तरफ खून ही खून होता है, और हॉली चीख रही होती है, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। तो और 11 उसके पीछे ही दूसरी दुनिया के गेट के साथ इंटर कर जाती है। नैन्सी उनसे पूछती है कि हॉली तो वो हॉली हॉली इशारा कर रही होती है एक दीवार की तरफ, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। वहाँ बस दूसरी दुनिया की तरफ से एक गेट दिखाई दे रहा होता है, और देखते ही देखते वो गेट बंद हो जाता है जब 11 उसमें इंटर कर देती है, क्योंकि वो हॉली को किसी भी हालत में वहाँ छोड़ नहीं सकती है। आगे का सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे नैन्सी के फादर और उसकी मदर दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं, और दोनों ही कोमा में होते हैं। उसकी मदर के तो गले में बहुत सी चोट लगी होती है, वो अपना हाथ धो रही होती है और मुसलसल रोई जा रही होती है। यहाँ पे उनके साथ लुकस भी होता है, क्योंकि वो अक्सर ही हॉस्पिटल में होता है मैक्स की वजह से। तो नैन्सी कहती है कि हमें वैकना ने पहले ही बताया था कि वो यही सब करेगा, तो हमें चाहिए था कि हम अपने माँ बाप को पहले ये बात बताएं और उन्हें हॉकिंस से दूर भेज दें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, और वो गुस्सा कर रही होती है अपने आप पे ही। और अब इसी की वजह से हॉली भी चली गई और 11 भी चली गई।
और वो कहती है कि वेकना हमें सज़ा देना चाहता है। तो लूकस कहता है कि वो ऐसा नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, वो सज़ा क्यों देगा, वो ज़रूर कुछ करना चाह रहा है। और तुम लोगों को याद है कि आज तारीख क्या है, आज 3 नवंबर है, और याद है कि 6 नवंबर को विल गायब हुआ था, और अब हॉली। तो मुझे लगता है कि कोइंसिडेंस नहीं है, ज़रूर वो कुछ करना चाह रहा है। और नैन्सी भी यही सब सोच रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। और आगे का सीन दिखाया जाता है कि मिलिट्री वाले माइक और नैन्सी के घर में आए होते हैं, और उन्हें वो निशान देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे दूसरी दुनिया का गेट खुला था। और वो नैन्सी से पूछते हैं कि क्या तुम अकेली थी, तो क्योंकि वो 11 को ही ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए नैन्सी उनसे छुपा लेती है, कहती है हाँ मैं अकेली थी। लेकिन वो घर के बाहर की और सारे इलाके की CCTV फुटेज मंगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है। यहाँ दिखाते हैं कि 11 दूसरी दुनिया में आ गई है, लेकिन उसे हॉली कहीं नहीं मिल रही थी। हाँ, लेकिन उसे मॉन्स्टर्स का काफ़ी सारा खून नज़र आता है, क्योंकि मिसेस व्हीलर जो कि नैन्सी की माँ है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस मॉन्स्टर को ज़ख्मी कर दिया था। वो उन्हें ढूंढ ही रही होती है, एकदम उसके आगे एक शख्स आता है जिसे वो मारने ही वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि वो कोई और नहीं, हॉप ही है, जो कब से यहाँ घूम रहा था। और वो उसे कहती हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो बताती है कि मैं यहाँ उसका पीछा करती रहती हूँ। वो उस पर बहुत ही गुस्सा भी होते हैं। नेक्स्ट सीन दोबारा सीधी दुनिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे रेडियो टावर का सिग्नल उड़ गया होता है, और रॉबिन से ठीक कर रही होती है। और जॉयस जो है वो विल के पास जाती है, उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो कहता है कि मैं जब से यहाँ वापस आया हूँ कैलिफोर्निया से, मुझे लगता है कि वो मेरे साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट हो गया, वो मुझे अपने इतने पास महसूस होता है, मुझे लगता है मैं उसी की आंखों से देख रहा हूँ। और इतनी देर में वहाँ पे रॉबिन भी आ जाती है, कहती है कि हाँ हो सकता है कि जब तुम उसके करीब होते हो, तुम उससे वापस कनेक्ट कर सकते हो, इसका मतलब है हम ये देख सकते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है और क्या सोचने वाला है। तो जॉयस कहती है नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमने पहले भी ये करने की कोशिश की थी, लेकिन विल की जान खतरे में पड़ गई थी। तो विल कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, उस टाइम मैं बच्चा था, मैं ये सब कर सकता हूँ, मुझे हॉली की हेल्प करनी है, मैं नहीं चाहता वहाँ हॉली फंसे जहाँ पे पहले मैं फंसा था। और दिखाते हैं कि रॉबिन फ्यूज़ ठीक करने की कोशिश करती है। अगला सीन दिखाया जाता है कि यहाँ दूसरा सीन बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ गाड़ी में जोनाथन बैठा होता है, और स्टीव एक लड़की से बात कर रहा होता है, क्योंकि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई होती है, जो कि ऑन नहीं हो रही थी। वो किसी लड़की से हेल्प ले रहे होते हैं उसकी बैटरी से, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए, ताकि गाड़ी ऑन हो। और स्टीव कहता है कि हमें नैन्सी के पास हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो जोनाथन कहता है कि नहीं, हमें पहले हॉली को ढूंढना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। तो स्टीव कहता है नहीं, हमें नैन्सी के पास जाना चाहिए कुछ फूल वगैरह लेके। तो जोनाथन कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, उसकी बहन किस हाल में है, हमें उसकी बहन को बचाना चाहिए, ये सब करने के लिए तुम हमेशा इसी तरह अच्छी चोरी करते हैं, क्यों करते हो। और इतनी देर में दिखाते हैं कि साइकिल लेके वहाँ दूर से डस्टिन आ रहा है, जिसका बुरा ही हाल होता है। तो स्टीव कहता है इसे किसने मार दिया। यहाँ सीन दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाते हैं, जहाँ पे हॉप मुसलसल 11 को गुस्सा कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि तुम्हें सुरंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो तुम गाड़ी में बैठ के क्यों गई हो, अब मिलिट्री वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे पागल कुत्तों की तरह। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और वो भी आगे से खूब गुस्सा करती है। यहाँ सीन दोबारा हॉस्पिटल का जाया जाता है, जहाँ लूकस मैक्स को बैठा बता रहा होता है कि किस तरह वेक्ना ने फिर से हमला कर दिया है। 11, हॉली, ये सब लोग गायब हैं, हॉप का भी कुछ पता नहीं है, अगर तुम सुन सकती हो तो प्लीज़ वापस आ जाओ, हम अकेले ये सब हैंडल नहीं कर सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। और फिर दिखाते हैं कि मीटर पे उसकी हार्ट बीट्स वापस आ रही होती हैं। आगे दिखाते हैं कि माइक नैन्सी के लिए कॉफ़ी लेके आ रहा होता है, तो उसकी नज़र एक बुक पे पड़ती है, आर रिंकल इन टाइम, जो कि हमेशा हॉली के पास होती थी। तो वो आके नैन्सी को कहता है कि क्या तुम हॉली के फ्रेंड मिस्टर वर्सेट को जानती हो। कहते हैं कि हाँ, वो उसका दोस्त जो हमेशा उसकी हेल्प करता था। और उसे कहता है कि हॉकिंस में मॉन्स्टर हो। कहते हैं हाँ। कहता है कि तुम उसे रियल नेम पता है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो वाकई कोई हो जिसे हॉली जानती हो, हम ना जानते हो सकता है वो हमारे सामने ही ना आता हो या हमसे डरता हो सकता है उसे पता हो कि हॉली कहाँ पे है। वो कहती है कि हाँ, तो तुम्हें पता है कि वो रियल में कौन है और कहाँ होता है। वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मॉम को पता है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। आगे दिखाते हैं कि डस्टर उन्हें बताता है कि उसकी साइकिल एक पुल से टकरा गई, जिसकी वजह से उसके नाक पे इतनी चोट लगी और बेहोश हो गया, और अभी भी होश में आया है। और वो दिखाते हैं कि गाड़ी अब ठीक हो गई है, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। जोनाथन रेडियो को चला के हॉप को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, और ये दोनों डस्टन और स्टीव आगे बैठ के लड़ रहे होते हैं। तो जोनाथन पे गुस्सा करता है, कहता है 2 मिनट चुप नहीं हो सकते हो, मैं कोई गाने नहीं सुन रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और फिर दिखाते हैं वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि रॉबिन, जिसने फ्यूज़ चेंज कर दिया होता है और अब लाइट आ चुकी होती है, रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो बिल्कुल लेके वहाँ से निकल जाती है, और जॉयस को बताती भी नहीं है, और उसे कहती है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल ठीक है, अगर हम हाइड माइंड से कनेक्ट कर जाएँ, अगर तुम कनेक्ट करके तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका प्लान क्या है, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ सीन दोबारा डॉक्टर के की तरफ आता है, जो कि उल्टी दुनिया में है। उनको एक सोल्जर आके बताता है कि ये तस्वीरें मिली हैं इस गाड़ी में, ये बच्चे की थी, ये तो हमें कितनी बार मिली है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा। और वो उसे ये भी बताता है कि वो लड़की उल्टी दुनिया में है, हमें उसे यहीं पकड़ना पड़ेगा। यहाँ सीन 11 और हॉप की तरफ आता है, जो कि एक ट्रैक पे चल रहे होते हैं, और
हॉप से चलना नहीं हो रहा होता है। तो 11 दिखती है कि उसका पेट काफ़ी ज़ख्मी है, उसे एक मॉन्स्टर ने मारा होता है। और वैसे भी गाड़ी के उलटने की वजह से उसे काफ़ी चोट आई होती है। तो वो उसकी ड्रेसिंग करती है, तो उससे पूछते हैं कि तो तुम्हें कहाँ से आया? तो वो कहती है कि ऐसा मुझे माइक ने सिखाया था। और वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी बेटी भी बहुत ही ज़िद्दी थी। कहते हैं मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरी दूसरी बेटी को कुछ भी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें हर तरह से दूर रखता हूँ। तो 11 कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती जिस तरह विल गायब हुआ और जो सब कुछ बाकी के साथ हो रहा है वो हॉली के साथ भी। वो बहुत छोटी है। और फिर दिखाते हैं उनको एक अजीब सी आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ की तरफ जाते हैं और आगे वो आगे जा ही रहे होते हैं आवाज़ की तरफ। और सीन यहाँ वापस हॉस्पिटल का दिखाते हैं, जहाँ पे नर्स आके बताती है डॉक्टर को कि नैन्सी व्हीलर और माइक व्हीलर अपनी मॉम से बात करना चाहते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि वो अपनी मॉम के गले पे बहुत ही चोट आई है, वो बात नहीं कर सकती, उनको 2 दिन हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, 2 दिन आप उनसे नहीं मिल सकती हैं। वो कहती है हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है, हमारी बहन गायब है, हम जानते हैं कि मॉम को पता होगा कि उसे किसने गायब किया है। लेकिन डॉक्टर उनकी कोई बात नहीं सुनता है। यहाँ दिखाते हैं कि स्टीव और डस्टिन और जोनाथन रेडियो को वापस से हॉप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं कनेक्ट होता। हाँ, लेकिन जॉयस से कनेक्ट हो जाता है। तो जॉयस उनको पूछती है कि ये रेडियो में क्या प्रॉब्लम है, रॉबिन और विल से ठीक करने की है। तो उन्हें बताते हैं कि रॉबिन और विल कैसे, रेडियो तो ठीक है। आगे दिखाते हैं कि रॉबिन और विल दोनों साइकिल पे बैठ के उस जंगल की तरफ आगे होते हैं। और वो उस जगह पे आता है और उनसे रॉबिन पूछती है कि क्या तुम्हें अब कुछ फ़ील हो रहा है जैसे उस टाइम फ़ील हुआ था? कहते नहीं, अभी मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा है। उस टाइम मुझे लग रहा था जैसे ये दुनिया घूम रही है। और फिर वो चलते चलते एक दूसरी तरफ आ जाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ सुबह का टाइम हो चुका होता है। और साथ साथ रॉबिन को बताया होता है। रॉबिन से पूछती है कि क्या तुमने मुझे सुबह देखा था मेरी फ्रेंड के साथ? वो कहती है कि नहीं। यहाँ सीन दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाते हैं, जहाँ पे जिम और हॉप उस जगह पे आ गए हैं जहाँ से उन्हें अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो उन्हें एक दीवार नज़र आती है, जैसे एक बहुत ही गंदी और बदबूदार दीवार, जिसे 11 अपनी पावर से खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नहीं खुलती है। और चाकू से हॉप भी उसे बहुत खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलती है। आगे दिखाते हैं हॉस्पिटल में नैन्सी नर्स की गेटअप में और माइक को एक पेशेंट की गेटअप में लेके अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है, क्योंकि डॉक्टर से उसे इजाज़त नहीं दे रहे थे। वो अपनी मॉम के पास आती है, तो मॉम उससे सबसे पहले हॉली का पूछती हैं, जिनकी वजह से उनके गले में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो नैन्सी उन्हें कहती है कि आपको कुछ भी भूलने की ज़रूरत नहीं, आप बस लिख के दें। और फिर उन्हें पेपर पेंसिल देती है, तो उस पर हॉली का नाम लिखती हैं। तो उन्हें बताते हैं कि हॉली हमें नहीं मिल रही है, हम उसी से वजह से आपसे मदद मांगने आए हो। तो वो कहती हैं कि मैं कैसे मदद करूँ? तो कहती है कि आप मिस्टर वेस्टर्स का पता है ना, हो सकता है उन्हें सब पता हो। यहाँ से दोबारा जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पे रॉबिन और विल स्कूल के पास आ चुके होते हैं। पर सुबह भी हो चुकी होती है, यानी कि स्कूल का टाइम हो चुका होता है, बच्चे स्कूल आ रहे होते हैं। और विल को समझ आ जाता है कि वो उस टाइम हॉली की आंखों से देख रहा था, यानी शिकार की आंखों से, जिसका शिकार होने वाला होता है। दूसरी तरफ माइक अपनी मॉम से पूछता है कि आपको पता है कि मिस्टर वटसन का रियल नेम क्या है? तो वो कहती हैं कि हाँ, मुझे पता है। इधर सीन दिखाते हैं कि विल और रॉबिन अभी बात ही कर रहे होते हैं कि एकदम स्कूल की बस आ जाती है और बहुत सारे बच्चे विल के पास से गुजरते हैं। और एकदम विल को नज़र आता है कि एक और बच्चा है जो कि मिस्टर विकना के शिकार है। और यहाँ उसकी मॉम नाम लिखती हैं कि हेनरी नाम है मिस्टर वर्टसेट का। और यहाँ सीन दिखाया जाता है कि हेनरी हॉली का हाथ पकड़ के उसे अपने घर लेके जाता है और उसे कहता है कि यहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा। और हॉली भी उसे अपना फ्रेंड समझ रही होती है और उसे चुप करके अपने घर के अंदर ले जाता है और घर का डोर बंद कर देता है। और ऐसा लग रहा होता है कि बाहर से उसे कोई देख रहा है और ये घर बिल्कुल ही अच्छा लग रहा होता है, बिल्कुल असली घर। लेकिन असल में ये हकीकत नहीं होता। मन खड़ी अपनी पावर से उस दीवार को खोलने की कोशिश करती है, जो कि इन्हें लास्ट एपिसोड में मिली थी। और यहाँ दूसरी तरफ हॉपर अपने खंजर से उस दीवार को तोड़ रहा होता है, लेकिन लगता है कि जैसे वो आपस में कनेक्टेड है, वो बार बार आपस में जुड़ जाती है। और 11 गुस्से से पीछे हट जाती है और वो सारी जगह को देख रही होती है और कहती है कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, मुझे खाने के लिए कुछ दे। फिर हॉपर उसे अपने बैग से खाने के लिए कुछ देता है और फिर उन्हें आवाज़ आती है कि कुछ गाड़ियाँ उनकी तरफ आ रही हैं, तो वहाँ से छुप जाते हैं। और लेकिन 11 वहाँ पे स्टक हो जाती है, यानी वो अपने आप को हिला नहीं पा रही होती है, क्योंकि गाड़ियों के ऊपर लगे हुए स्पीकर्स में से एक अजीब आवाज़ आ रही होती है, जिससे 11 की पावर्स डिस्ट्रैक्ट होती हैं। यहाँ सीन दोबारा सीधे दुनिया की तरफ आता है, यहाँ पे जॉयस बाहर विल और रॉबिन को ढूंढ रही होती है और जंगल की तरफ ही घूम रही होती है। तो वो उन्हें साइकिल पे घूमते हुए नज़र आ जाते हैं। वो अपनी गाड़ी में इन्हें बैठाती है और उन पर गुस्सा कर रही होती है, कहती है कि विल को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, अगर उसे वेकना पकड़ लेता। तो विल गुस्सा करता है, कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ और हमें हॉली को ढूंढना चाहिए, मैं नहीं चाहता जैसे मैं वहाँ फंस के वहाँ पे हॉली भी फंसे। और अपनी माँ को बताता है कि आपका जो प्लान था बिल्कुल बेकार था। और रॉबिन भी उनको कहती है कि आप जब दोबारा हम भागेंगे तो आपको बता के भागेंगे। और विल उन्हें बताता है कि मुझे पता चला गया कि अगला बच्चा कौन है, उसका अगला शिकार कौन है। वो सिर्फ हॉली के लिए नहीं आया था, वो और बच्चों को भी ढूंढेगा और वो 12 बच्चों को ढूंढेगा।
और यहाँ दिखाते हैं कि वो बताता है कि उसका वकना का जो अगला शिकार है वो कोई और नहीं बल्कि डेरिक है, जो कि हॉली की क्लास का एक लड़का है जो कि 11 साल का है। और यहाँ में क्लास रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेनरी आके डेरिक को आवाज़ देता है। और यहाँ में दिखाते हैं कि हेनरी बिल्कुल जेंटलमैन बन के सूट बूट में आता है। आगे का सीन हमें हेनरी और हॉली का दिखाया जाता है जहाँ पे वो हॉली से पूछता है कि तुम सैड हो, परेशान लग रही हो, और ये तुम्हारी फेवरेट बेरीज हैं। तो वो पूछती है ये आपको कैसे पता। कहते हैं कि मुझे सब पता है। वो कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, हॉकिंस में कुछ एलियंस और मॉन्स्टर्स आए हुए हैं, जब वो चले जाएंगे तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँगा। तुम्हारे मॉम डैड भी अब रिलैक्स हैं कि तुम यहाँ सेव हो। वो कहती है कि आप उन्हें यहाँ नहीं ला सकते। वो कहता है कि नहीं, यहाँ मैं से बच्चों को ला सकता हूँ और अब मैं कल यहाँ डेरिक को लाऊंगा। तो वो चुप हो जाती है। कहते हैं कि तुम्हें डेरिक पसंद नहीं है ना। कहती है कि नहीं, आप उसे यहाँ ले आए। आगे दिखाते हैं, वो कहते हैं कि आज मुझे सारा दिन घर से बाहर ही रुकना है और इसलिए तुम कभी भी जंगल की तरफ नहीं जाओगी। तो हॉली कहती है कि जंगल की तरफ मॉन्स्टर्स हैं। कहते हैं हाँ, तुम यही समझ लो कि जंगल की तरफ मॉन्स्टर है। और फिर वो उसे टेप रिकॉर्डर और एक कैसेट देता है और जो कि हॉली की बिल्कुल फेवरेट होती है। और वहाँ से चला जाता है और हॉली जंगल की तरफ ही देख रही होती है। उसे लग रहा था कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उस पर नज़र रख रहा है, लेकिन फिर वो जल्दी से रूम घर के अंदर आ जाती है और तब तक उस पर कोई नज़र रखे रखता है। यहाँ से दोबारा उल्टी दुनिया की तरफ आता है जहाँ पे सोल्जर्स वहाँ पे आ चुके हैं और वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं और वॉकी टॉकी में किसी को बताते हैं कि वो लड़की यहाँ पे नहीं है। और फिर वो दीवार के ऊपर ही सुसु कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसने वहाँ पे हॉप का खंजर नज़र आ जाता है जो कि उसने दीवार तोड़ते हुए वहाँ पे रखा था। और यहाँ पे 11 जिसे वो घसीट के ही वहाँ लाया होता है, बिल्कुल स्टक लेटी होती है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही होती है। तो हॉप छुप के देखता है कि उनकी गाड़ियों के ऊपर एक स्पीकर लगा हुआ है जिसमें से एक अजीब सी रेज़ निकल रही हैं जिसकी जो 11 को मूव करने से रोक रही हैं। और सोल्जर्स को शक हो जाता है कि 11 वही है, इसलिए वो अपने स्पीकर्स को घुमा के देखते हैं और जैसे ही वो उसका मुंह 11 की तरफ करते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो जाती है और सब शूट करना शुरू हो जाते हैं। तो हॉप के पास भी गन होती है, तो वो भी उनको आगे से शूट करता है और वो सबसे पहले निशाना तो उसी गाड़ी की तरफ लगाता है जो जो जिसके ऊपर वो स्पीकर्स लगे होते हैं और उसके निशाने की वजह से वो स्पीकर्स ब्लास्ट कर जाते हैं। और फिर अब 11 बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है और मूव भी कर पा रही होती है। वो सामने आती है और अपनी पावर से सारे सोल्जर्स को ख़त्म कर देती है, लेकिन एक सोल्जर को वो पकड़ के अपने पास रख लेती है और हॉप आके उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया था, और इसी बारे में बात करते हैं। आगे सीन सीधी दुनिया का दिखाया जाता है जहाँ पे रेडियो टावर पे सब लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं। जोनाथन और नैन्सी मिलते हैं और माइक डस्टिन से पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। तो वो कहता है कि मेरी साइकिल पुल से लग गई थी। और स्टीव कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो एक रूम में इकट्ठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं और विल उन्हें बता रहा होता है कि किस तरह वो पहले हॉली की आंखों से देख रहा था और अब वो डेरिक की आंखों से देख रहा था। उसको यकीन है कि अब जो अगला शिकार होगा वो डेरिक होगा। तो स्टीव कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहती है कि हमें ये करना चाहिए कि हमें डेरिक को उठा के यहाँ ले आना चाहिए, किसी को भी बताए बगैर, इसी तरह हम उसे सेव रख सकते हैं। तो जॉनथन कहता है कि ठीक होगा मॉम, इस तरह हम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो माइक उनको विले ने एक और प्लान बताता है। वो बताता है कि हमें सुरंगों को फॉलो करना है और उसका घर किस तरफ है। और वो कहता है कि कोई ऐसा हो जो उनके घर जा सके, उन्हें नींद की गोलियाँ दे। और रॉबिन कहती है कि मैं नींद की गोलियाँ ला सकती हूँ क्लिनिक से और फिर हम उन्हें बेहोश कर देंगे और ताकि डैडी को पता नहीं चले कि वो कहाँ है। अगर डैडी को पता नहीं चलेगा तो वरना कोई पता नहीं चलेगा। और सबको ये प्लान बहुत ही पसंद आता है और फिर वो तैयार हो जाते हैं प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। रॉबिन और विल हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। आगे का सीन हमें हॉली का दिखाया जाता है जो कि म्यूज़िक टेप पे जो उसे हेनरी देके गया होता है वहाँ पे लगा के एक केक बनाती है। केक बेक करने के बाद वो आइसक्रीम के साथ उसे बना के खा रही होती है और बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। न्यू न्यू ड्रेस पहन रही होती है, तैयार हो रही होती है, पूरे घर को एक्सप्लोर कर रही होती है और बहुत सारी चीज़ें जो हेनरी की स्कूल टाइम की होती हैं वो भी देख रही होती है। अभी वो ये सब कर रही होती है कि एकदम उसे नीचे से आवाज़ आती है, जैसे कि उसे आवाज़ दे रहा है। वो नीचे से आती है और चीख के बोलती है डेरिक अगर तुम हो तो ये सब बंद कर दो, क्योंकि वो बहुत डर गई होती है। उसको यही लग रहा होता है कि हेनरी डेरिक को ले आया है। और दरवाजे के पास जाती है तो उतनी देर तक दरवाजे पे कोई भी नहीं होता, लेकिन वहाँ एक लेटर पड़ा होता है कि मुझे एक्स पे मिलो, मैं हेनरी हूँ। तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो रास्ता जंगल से जाता होता है। यहाँ सीन दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाते हैं जहाँ पे उस दीवार के पास सोल्जर्स कुछ मरे हुए सोल्जर्स को उठा रहे होते हैं जिन्हें 11 नहीं मारा होता। अब उन्हें पता होता है कि 11 यही है और ये सब हॉपर देख रहा होता है। 11 उसे कहती है कि हमने जिस सिपाही को बंद करके रखा है उससे कुछ उगलवा लेते हैं, मुझे लगता है उसे इस व्यवहार के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा।
तो हॉप कहता है कि ये लोग बहुत ट्रेंड होते हैं, ये कभी किसी को कुछ नहीं बताते। 11 कहती है मैं पता लगा सकती हूँ। तो हॉप कहता है अब तुम्हारी एनर्जी भी डाउन है, तुमने बहुत सी एनर्जी यूज़ की है, इसलिए तुम अभी ये नहीं करो। वो कहती है नहीं मैं आपकी हेल्प करूँगी। कहता है ठीक है तुम बहुत ही ज़िद्दी हो। यहाँ से दोबारा स्कूल का दिखाया जाता है हॉकिंस में, जहाँ पे एरिका दिखाई जाती है जो कि सीज़न 3 और 4 में भी आई थी और उसने दुनिया बचाने में बहुत ही मदद की थी। और वो देखती है कि विंडो से उसे कोई इशारे कर रहा है जो कि माइक होता है और लूकस होता है। वो उसके पास जाती है, वो कहती है मेरी फेवरेट क्लास है, मुझे किस लिए निकाला है। वो कहती हैं कि तुम हॉली की सॉरी डेरिक की बहन की फ्रेंड हो, तुम उनके घर जाओ। वो कहती है कि नहीं मेरी उससे फ्रेंडशिप टूट गई, मैं उसके घर नहीं जाऊँगी। तो माइक उसे बताता है कि हॉली की वजह से हम कर रहे हैं, तो वो मान जाती है। यहाँ से हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे रॉबिन और विल एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवाई लेने के लिए आए होते हैं। और वो जो कि रॉबिन की गर्लफ्रेंड है उससे छुप रहे होते हैं क्योंकि रॉबिन ने उसके साथ डेट पे जाना था, लेकिन वो अपने इस मिशन की वजह से डेट पे नहीं जा जाती है। और विल कह रहा होता है कि तुमने इसे कैसे प्रपोज़ किया, यानी तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम ऐसी हो। वो कहती है कि दिल को आज़ाद छोड़ोगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। बस अपने दिल से बोझ उतार दो और ये मत सोचो कि तुम सबसे अलग हो, तुम बस ये सोचो तुम जैसे हो सबसे अच्छे हो। और वो यहाँ से एनेस्थीसिया लेके निकल आते हैं। यहाँ से दोबारा दोबारा हॉकिंस के रेडियो टावर का दिखाया जाता है जहाँ पे जेस और नैन्सी होते हैं जिनके लिए हॉप का फ्रेंड बहुत सारा सामान लाया होता है और जो डस्टिन को ज़्यादा पसंद नहीं आता है क्योंकि वो उसकी ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लाया होता है। और डस्टिन क्योंकि उसे चोट लगी होती है इसलिए वो वाकई बहुत गुस्से में होता है। यहाँ सीन दिखाया जाता है कि डस्टिन और स्टीव पे गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वो गाड़ी से सारा सामान निकाल के बाहर फेंक रहा होता है। वो कहता है कि गाड़ी बहुत ही स्लो चलती है क्योंकि इसमें बहुत ही सामान है। तो डस्टिन कहता है कि क्यों ना हम ये सेटेलाइट मशीन तुम्हारी गाड़ी में लगा दें, और फिर वो उसकी गाड़ी में एक सुराख कर देता है। यहाँ से दोबारा जॉनथन और नैन्सी की तरफ आता है और उसका फ्रेंड से कहता है कि तुमने उसे अभी तक प्रपोज़ किया कि नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और डंडी मार जाएगा। वो जो लड़का यहाँ वहाँ घूमता है वो नैन्सी पे ही नज़र रखता है, वो स्टीव की बात कर रहा होता है। वो कहता है कि उसकी बहन को मैं ये कैसे कर सकता हूँ। नैन्सी पीछे से बोलती है कि मैं सब सुन रही हूँ, ये सब बकवास बंद करो और आगे चलो। तो वो कहता है कि आजकल ये बहुत ही गुस्से में रहती है और जॉनथन कहता है क्योंकि उसके माँ बाप आईसीयू में है और उसकी बहन गायब है इस वजह से। कहते हैं लेकिन तुम इसे जल्दी जल्दी प्रपोज़ कर दो, अगर तुम इसी तरह करते रहे तो ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। और फिर जॉनथन वो बॉक्स खोलता है जिसका फ्रेंड उसके लिए लाया होता है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत रिंग होती है। यहाँ से दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाया जाता है। हॉपर उस सफाई के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम उस दीवार के बारे में क्या जानते हो। वो कहता है कि मैं इस दीवार के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं एक मामूली सा सिपाही हूँ। हॉपर्स कहता है मामूली सिपाही तुम नहीं हो, मामूली सिपाही तो मैं था जब मैं रशिया में था, इसलिए मुझे पता है कि तुम मामूली नहीं हो, तुम बहुत ख़ास हो। और फिर वो कहता है कि अभी फिर साथ ही दिखाया जाता है कि 11 उसके दिमाग में जाती है, उसे टच करती है और फिर उसकी यादों में चली जाती है। और हॉप उसे कहता है कि हमें पता है कि तुम ये सब डॉक्टर के कहने पे कर रहे हो। कहते हैं तुम्हें उसके बारे में कैसे पता हो। कहते हैं तुमने ही तो बताया है। वो कहते हैं जिस लड़की के बारे में तुम इतनी बकवास कर रहे हो वो लड़की और क्यों नहीं इस वक्त तुम्हारे दिमाग में है और वो तुम्हारी सारी यादें देख रही है। और 11 बताती है कि वहाँ पे एक कमरा है, तो वो उससे पूछता है कि वो कमरा क्या है। तो कहता है वो मैं नहीं बता सकता, उसे अपनी यादों से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा होता है। यहाँ 11 बहुत ही कोशिश करके कमरे में जाने की कोशिश करती है अपनी पावर्स यूज़ करके, लेकिन वो कमरे में नहीं जा रही होती। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ देती है उससे एक अजीब सी आवाज़ आती है, वही आवाज़ जो उस रेडियो स्पीकर से निकल रही थी और बेहोश हो जाती है। हॉप दोबारा से 11 के पास आता है, उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा है, उस कमरे में कौन था। वो कहती है कि वहाँ पे बहुत सारे रेडियो लगे थे और उसके अंदर शायद वन था तो उसके पावर्स को वीक कर रहे थे। यहाँ से दोबारा हॉली की तरफ जाता है, वो अभी तक हेनरी को ढूंढने के लिए नहीं गई होती है और फिर वो कहती है कि हेनरी ने मुझे बचाने के लिए इतना कुछ किया, मैं बहुत ही बहादुर हूँ। और उसके घर में हाथ में वही डॉल होती है जो कि उसे माइक ने दी होती है और वो कुछ सामान लेके मिशन के लिए निकल चुकी होती है। मिशन जंगल क्रॉस करना। यहाँ दिखाते हैं कि डेरिक अपने घर में बैठा होता है, उसकी बहन जो एरिका की फ्रेंड है उसे किसी बात पर डांट रही होती है। फिर दिखाते हैं एकदम दरवाज़ा बजता है और उसकी फ्रेंड जाकर दरवाज़ा खोलती है तो आगे एरिका खड़ी होती है, वो उससे सॉरी कर रही होती है, कहती है मैं आपके लिए पैनकेक्स बना के लाई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और फिर वो चुप होकर उसे अंदर आने देती है। यहाँ दिखाते हैं कि स्टीव और डस्टिन दरवाजे घर के बाहर ही खड़े एरिका के सिग्नल्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि उसने पैन केक बनाते हुए उसके अंदर नीम की गोलियाँ डाल दी थी। उसके बाद कहते हैं एरिका तुमने पैन केक बनाते हुए उसमें क्या डाला था, इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है। एरिका कहती है कुछ भी नहीं, मैंने तो एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाला था जो कि बहुत ही यमी है। और वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम क्यों नहीं खा रही हो। कहती है क्योंकि मुझे मोटा नहीं होना है, इसमें बहुत ही फैट है। लेकिन डेरिक अच्छे से खा रहा होता है, उसकी मॉम भी खा रही होती है। फिर दिखाते हैं उसके फादर उठ के जाते हैं तो जाते जाते ही वो बेहोश हो जाते हैं। और एरिका की फ्रेंड उसके पास आती है और एरिका को कहती है कि तुम डॉक्टर को कॉल करो, लेकिन एरिका उसे इंजेक्शन लगा देती है क्योंकि उसने पैनकेक नहीं खाया होता है। फिर दिखाते हैं वो डेरिक को
घर के अंदर घसीट के लेके जा रहे हैं, तो उसकी बहन को, उसके फादर को और उसकी मॉम को भी अलग अलग कमरों में बंद कर देते हैं। और फिर वो सारा सेटअप बनाते हैं और कुछ लाइट्स वहाँ लगाते हैं, कुछ डोरियाँ लगाते हैं, कुछ तारे बांधते हैं, ताकि जब डमी गोगन डेरिक पे हमला करने के लिए वहाँ पे आए तो वो उससे पकड़ के मार सकें और उसे फॉलो कर सकें। उन्होंने गन के अंदर एक माइक्रोचिप रखा होता है जो कि GPS ट्रैकर होता है। और यहाँ दिखाते हैं कि जॉनथन और नैन्सी वहाँ पे तारे सेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो डमी गोगन फंस जाएगा। आगे का सीन हमें स्टीव की गाड़ी का दिखाया जाता है। जाके डस्टिन और स्टीव बैठे सैटेलाइट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जब जिनसे इन्हें पता चलेगा। इधर से माइक, विल और जॉयस बैठे होते हैं और जॉयस उससे बता रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान रहती हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया तुम बड़े हो गए हो, लेकिन उस दिन जिस दिन तुम गुम गए थे उस दिन मैं बहुत ही डर गई थी, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम गुम गए थे। और यहाँ रॉबिन स्टीव से बात कर रही होती है, उसे कहती है अगर मैं फंस गई तो मुझे बचा लेना। आगे सीन दिखाया जाता है कि वो डेमी गोगन आ गया होता है, लाइट्स ब्लिंक कर रही होती हैं जो कि हमेशा ही उसके आने पे करती हैं। और फिर दिखाते हैं कि छत के ऊपर से वो नीचे आता है और एक डमी उसके डेरिक के बेड पे उन्होंने रखी होती है। उसे देखता है, उसे यही लगता है कि ये डेरिक है, लेकिन उसे ध्यान से देखने पे समझ आता है कि ये डेरिक नहीं है। और फिर नैन्सी उस पर एक गोली चलाती है जिसके अंदर GPS ट्रैकर होता है। और उसके बाद लूकस उसके ऊपर कुछ बैलून से बैलून फेंकता है और उसके बाद उसे आग लगा देते हैं, क्योंकि उन बैलून में मिट्टी का तेल था शायद। और वो घर से बाहर निकल आता है क्योंकि उसे आग लग चुकी होती है। और डस्टिन और स्टीव सिग्नल्स को फॉलो कर रहे होते हैं और इतनी देर में जॉनथन और नैन्सी भी आगे गाड़ी में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी जल्दी गाड़ी को फॉलो करो। और फिर वो स्टीव बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है और उसके पीछे ही जा रहे होते हैं। और यही सब कुछ रेडियो पे माइक, रॉबिन, विल और एरिका वगैरह सुन रहे होते हैं, जिन्होंने अपने पास डेरिक को छुपा के रखा होता है। और वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो वापस क्यों आ रहा है। यहाँ सीन हॉली का दिखाया जाता है जो कि जंगल को क्रॉस कर रही होती है, क्योंकि वहाँ एक मैप बना होता है और उसी को फॉलो कर रही होती है। और अगर जंगल क्रॉस कर लेती है, वहाँ पे कुछ केव्स होती हैं। उस केव्स के अंदर हेनरी को आवाज़ देती है, लेकिन केव में से कोई साया सा बाहर आने लगता है, तो वो डर के भागना शुरू हो जाती है और भागते भागते वो जंगल में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके घुटने पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। वो एक दरख्त के किनारे पत्थर के नीचे छुप के बैठी होती है, तो एकदम कोई पास उसके आके खड़ा होता है। पहले तो वो छुप रही होती है, उसके हाथ में एक चीज़ होती है जिससे उसे मारना चाहती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स होती है, जो कि सीज़न 4 में वेक्ना के अटैक की वजह से कोमा में चली गई थी और अभी भी हॉस्पिटल में होती है। रहता है वो जल्दी ही होश में आ जाता है। तो जॉयस जो होती है वो रॉबिन को गुस्सा करती है कि इतनी जल्दी होश में कैसे आ गया। कहती है कि मुझे नहीं पता, इसने सही सिखाया नहीं होगा। तो उसे समझाती है कि तुम अपने हाथ नहीं खुलवाओ, लेकिन वो अपने बार बार हाथ खुलवाता है। एरिका कहती है कि तुम आराम से बैठे रहो। और फिर उसे जॉयस समझाती है कि अगर मैं तुम्हारे हाथ खोलूँगी तो तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे, इससे तुम्हारे हाथों पर चोट आ जाएगी, क्योंकि वो रस्सी खींच खींच के अपने हाथ काफ़ी ज़ख्मी कर चुका होता है। आगे दिखाते हैं कि जॉयस उसके हाथ खोल लेती है और जैसे उसके हाथ खोलती है वो जॉयस को दिखाता है कि भाई की तरह भागना शुरू हो जाता है, लेकिन विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको भी किक कर देता है और भाई की तरह भाग रहा होता है, लेकिन उससे दरवाज़ा ही नहीं खुलता क्योंकि वो लॉक होता है। और फिर उसे कोई रास्ता समझ नहीं आता, तो वो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर से कुछ चीज़ें उठा उठा के मार रहा होता है। जॉयस समझा रही होती है कि हम तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी जान भी सिर्फ मिस्टर व्हाट्सएप बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। और फिर उनको नखरे चढ़ा रहा होता है। इतनी देर में विल को कुछ विजन नज़र आना शुरू हो जाते हैं, उससे फील होता है जैसे उसके पास कोई आ रहा है और वो उनको और फिर दिखाते हैं कि एक विजन दिखाया जाता है जैसे एक मॉन्स्टर भाग के इनकी तरफ आ रहा है और फिर वो अंदर आ जाता है और विल उन्हें बताता है कि वो करीब ही आ गए हैं और इतनी देर में वो अंदर आ जाता है और वो उठा के सबको साइड पे करता है। वो डेरिक के पास ही आ रहा होता है, लेकिन जॉयस उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पा रही होती है। यहाँ गाड़ी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे डस्टिन उनसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, क्या तुम लोग ठीक हो। और वो लोग उसी मॉन्स्टर को फॉलो कर रहे होते हैं और फिर दिखाते हैं कि मॉन्स्टर एकदम दीवार के अंदर घुस जाता है और आस्ता आस्ता दूसरी दुनिया का गेट बंद कर रहा होता है। लेकिन स्टीव क्योंकि उसे फॉलो करना चाहता है जिसके ऊपर माइक्रोचिप लगी होती है, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी को बहुत ही स्पीड में चलाता है और चलते चलते वो गाड़ी दूसरी दुनिया के में इंटर हो जाती है और फिर गेट बंद हो जाता है। यहाँ सीन दूसरी दुनिया का दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ आ गए होते हैं, वो पहले डर रहे होते हैं कि गेट बंद हो गया तो गाड़ी दीवार से हिट हो जाएगी, और अब वो खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ सीन दिखाया जाता है कि विल को विजन नज़र आ रहे होते हैं और उसे पता होता है कि वो लोग भाग रहे हैं और वो बहुत ही डर रहा होता है। आगे फिर सीन दिखाया जाता है कि मिलिट्री वाले सारे 11-12 साल के बच्चों को लेके जा रहे होते हैं घरों से, वो भी आधी रात को। और ये सब कुछ माइक और लूकस भी देख जाते हैं और
वो हैरान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, और फिर उन्हें समझ आ जाता है कि मिलिट्री वाले उन्हें मिलिट्री वैन में डाल के कहाँ लेके जा रहे हैं, यानी कि शायद वो इन पे भी कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। माइक और लोगों को तो यही समझ आता है। आगे दिखाते हैं कि डस्टिन और स्टीव उसको फॉलो कर रहे होते हैं, और फॉलो करते करते आपस में ही एक बात पे लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सिग्नल्स काफ़ी ब्रेक हो रहे होते हैं। और फिर देखते ही देखते गाड़ी जाके उसी दीवार पे टकरा जाती है, जो दीवार 11 को भी मिली थी। यहाँ जॉयस जो होती है वो रेडियो से उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उनसे रब्ता नहीं होता। रॉबिन और 11 वेल भी वहीं पे होते हैं, और वेल उनको पेंट करके बताता है कि उसने आज क्या देखा, और वो रॉबिन और जॉयस को बताता है कि उसने इस तरह की एक दीवार देखी जिसमें कुछ बच्चे बंधे हुए थे, और 3 बच्चे थे, और हॉली भी उनमें से एक थी, और वो उनके साथ कुछ कर रहा था, जैसे कि वो उनके साथ कनेक्ट कर रहा हो, ये सब उनको बता रहा होता है। और रॉबिन पूछती है कि तुमने और कुछ नहीं देखा? कहती है कि नहीं, एकदम मुझे होश आ गया। इसका मतलब है कि वो नहीं चाहता था कि तुम वहाँ देखो, और अगर तुम वहाँ देखोगे तो ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा होगा। आगे का सीन दिखाते हैं कि डैरी को वो बताता है कि किस तरह उसने उसकी जान बचाई। अब डैरी को भी समझ आ जाता गया होता है कि वो मॉन्स्टर कितना ख़तरनाक है, और उसे बताता है कि मुझे भी इसी तरह लेके गए थे। और डैरी कहते हैं ये तो ज़ॉम्बी बॉय है। कहते हैं वो इसलिए ज़ॉम्बी बॉय है क्योंकि 2-4 साल पहले वो मॉन्स्टर इसको ले गया था, और अब तुम्हारे पीछे आया है। आगे से दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, और साथ ही साथ मिलिट्री वालों को भी कह रही होती हैं कि सारे बच्चों को मिलिट्री बेस में बंद कर दें। तो एक सोल्जर कहता है कि ये ख़तरनाक नहीं होगा, हमें तो बच्चों को हॉकिंस से ही बाहर लेके जाया जा रही है। वो कहता है कि हमें इन बच्चों को डॉक्टर के जो कि बहुत ही मतलबी होती है, वो कहती है कि हमें इन बच्चों को चारा बनाना पड़ेगा, और तभी हम उस वेकना को पकड़ सकते हैं। जब बच्चे इकट्ठे होंगे तो वहाँ ज़रूर आएगा, और इसी तरह हम उसे पकड़ सकते हैं। सोल्जर को ये बात पसंद नहीं आती है, लेकिन यकीनन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर की उसकी हेड होती है। आगे से दोबारा उल्टी दुनिया में दिखाया जाता है, जहाँ पे मैक्स हॉली को बैंडिश कर रही होती है, और वो हॉली से बहुत डर रही होती है। और वो हॉली मैक्स उसे बताती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ, मैं तुम्हारे घर आती रहती थी, तुम लोगों की बेसमेंट में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है। तो कहती है कि तुम मैक्स में फील्ड हो ना, जिससे जो तुम मर गई थी और वो कोमा में है? वो कहती है हाँ, मैं वही हूँ। कहती है फिर तुम यहाँ कैसे? और वो डर रही होती है, उसे लग रहा होता है ये भी कोई मॉन्स्टर ही है, और जो रूप बदल के आई है। और फिर उसे अपने साथ अंदर ले जाती है, अपनी केव के अंदर। लेकिन वो कहती है कि मैं अंदर नहीं जा सकती, मुझे हेनरी को ढूंढना है, उसने ये लेटर भेजा था। तो मैक्स बताती है कि लेटर मैंने ही भेजा था, अगर मैं तुम्हें हेनरी का नाम ना लेती तो तुम यहाँ कभी भी ना आती है, और हेनरी कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो खुद एक मॉन्स्टर है। हॉली डर जाती है। हॉली कहती है नहीं नहीं, तुम गलत कह रही हो, उसने तो मुझे मॉन्स्टर से बचाया है। लेकिन वो हॉली को अपने साथ पकड़ के अंदर ले जाती है, और कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पहले तुम मेरे साथ अंदर चलो। और फिर हॉली भी उन गुफाओं से गुजर के अंदर आती है, जहाँ पे अंदर एक अच्छा सेटअप बना होता है, एक बेड, कुछ चीज़ें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आम ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और फिर वो कहती है आओ मैं तुम्हें अपने घर की बैल्कनी दिखाती हूँ, और फिर उसे एक केव के किनारे पे लेके जाती है, जहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। वो कहती है कि हॉली पूछती है हम इस वक्त हैं कहाँ? वो कहती है हम एक मैक्स बताती है कि हम बहुत सी यादों में से किसी एक याद में फंसे हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं। आगे से दोबारा सीधी दुनिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे बच्चों को मिलिट्री बेस में लेके जा रही होती है, और बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं। घर आके यही बात माइक लोगों को भी बताता है, और रॉबिन को भी। तो उन्हें समझ आ जाता है कि शायद मिलिट्री भी इन पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है, और जॉयस भी। और फिर दिखाते हैं कि वो लोग अपने सुरंगों के ज़रिए बेस में घुसना चाहते हैं, ताकि उनकी मदद कर सकें। जॉयस बताती है कि हम यहाँ घुसेंगे, यहाँ खुदाई करेंगे, और भी खामोशी से, और इस तरह वहाँ से बच्चों को निकाल लेंगे, उन्हीं बच्चों को जो कि हेनरी को जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम इस तरह बच्चों को नहीं निकाल सकते, हमें इसके लिए कोई और प्लान करना चाहिए जो कि खामोशी से हम कर सकें। और फिर वो लोग कहते हैं कि एक बच्चा जो कि हमारे पास है, हम इसे ही वहाँ भेज देते हैं, अगर ये वहाँ जाएगा और वहाँ उन बच्चों को ढूंढेगा जिसने मिस्टर हेनरी को देखा है, तो इससे हमारी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। फिर जॉयस डेरिक को समझाती है कि उसे क्या करना है, और उसे बताती है कि किस तरह उसे बच्चों को हेल्प करनी है। और डेरिक को भी कुछ कुछ समझ आ ही जाता है, और सबको ये प्लान बहुत ही पसंद आता है। डेरिक साथ साथ प्लान सुन रहा होता है, और साथ साथ चिप्स खा रहा होता है। यह सीन दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाते हैं, जहाँ पे वो सोल्जर जिसको बांध के रखा गया था, वो अपने आप को छुड़ा लेता है। और यहाँ दिखाते हैं कि वो जो बेस जिसे 11 ने उसकी मेमोरीज़ में देखा था, वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं। 11 कहती है कि मैं यहाँ पर जंप करके जा सकती हूँ, लेकिन वो वापस से कहते हैं कि तुम नहीं जा सकती हो, क्योंकि
इन्होंने इन्वर्टर का बनाया हुआ है, अगर कोई चीज़ भी यहाँ गिरती है तो उन्हें फ़ौरन आवाज़ आती है। वो कहती है कि जब बिजली चमकेगी तब मैं जाऊँगी, ऐसे मैं नहीं जाऊँगी। वो कहते हैं कि तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो, मैं तुम्हें हर चीज़ से बचाना चाहता हूँ लेकिन फिर भी तुम हर चीज़ में घुसती हो। वो कहती है कि मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ मैं ये कर सकती हूँ। और फिर वो उसे इजाज़त दे देता है और फिर दिखाते हैं कि वो ये सब कर मिशन स्टार्ट करने के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ सीन उल्टी दुनिया का ही दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हॉपर को डस्टिन अपने रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कनेक्शन हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आपके पास 11 है क्या, तो और 11 वहीं होती है। और वो कहते हैं कि तुम हमसे बस से रब्ता कर रहे हो, ये तो कनेक्शन टूट गया था ना। तो उसे बताता है कि असल में हम भी दूसरी दुनिया में फंस गए हैं और हमारी गाड़ी दीवार के साथ लग गई है। तो हॉपर कहता है कि दीवार कहाँ पे है, हमें तो ये दीवार यहाँ दिखी थी। कहता है इसका मतलब है ये दीवार चारों तरफ है। और वो कहता है कि तुम लोग जहाँ पे भी हो वहीं रुको, हम वहीं आएंगे। और फिर दिखाते हैं कि 11 अपना मिशन स्टार्ट करने के लिए जाती है और हॉप भी उसको फॉलो कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम सिर्फ दरवाज़े खोलोगी, उसके बाद तुम कुछ भी नहीं करोगी। और फिर दिखाते हैं कि 11 वहाँ जाने को तैयार है। यहाँ से दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे मैक्स मेमोरीज़ के अंदर हॉली को बता रही होती है कि किस तरह वेक्ना ने 4 गेट्स खोले और जब वो मरी तो चौथा गेट खुल गया। और वो बताती है कि पहले उसे यही लगा कि वो मर गई है लेकिन वो नहीं मरी थी, वो एकदम वापस ज़िंदा हो गई। और वो एक ख्वाब के अंदर थी, एक बुरे ख्वाब के अंदर, एक बुरी याद के अंदर। और उसने बहुत ही निकलने की कोशिश की लेकिन वो घूम फिर के दोबारा उसी जगह पे आ जाती थी। और ये करते करते उसे काफ़ी टाइम गुजर गया लेकिन वो जब जब घूम के निकलती थी वो वहीं आ जाती थी। और फिर उसे एक दिन एक म्यूज़िक की आवाज़ आई और उसे पता था म्यूज़िक के ज़रिए सब कुछ हो सकता है, इसलिए उसने म्यूज़िक फ़ॉलो किया और फिर वो एक पुरानी मेमोरी में पहुंच गई जो हॉकिन्स की थी लेकिन 30 साल पहले की थी। वो तब की थी जब हेनरी एक स्कूल बॉय था। और वो देखती है कि वहाँ पे जॉयस, हेनरी, स्टीव के फादर और एडी के फादर सब होते हैं और वो ये सब हॉली को बता रही होती है। हॉली पूछती है कि क्या तुम 30 साल पहले पहुँच गई हेनरी के जादू में, तो तुम्हें उससे कोई फ़ायदा हुआ। वो कहती है मुझे यही लग रहा था कि मुझे कोई फ़ायदा होगा और मैं म्यूज़िक का पीछा कर रही थी जो लुकस बजा रहा था सीधी दुनिया से। और फिर दिखाते हैं कि वो बताती है कि किस तरह म्यूज़िक बंद होने के बाद वो दोबारा से उसी मेमोरी में वापस आ जाती थी क्योंकि वो रास्ता भटक जाती थी। और फिर वो दोबारा वहीं आ जाती थी जहाँ से वो शुरू करती थी। और फिर एक दिन कहती है कि कुछ अजीब हुआ, उसे उस गाने की आवाज़ ही जो कि उसका फेवरेट था। और फिर उसने उसका पीछा करना शुरू किया। हॉली सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रही होती है। वो बताती है किस तरह वो उसका पीछा करते करते बहुत ही बुरी यादों से गुजरी। वो बहुत ही बुरी यादें जो कि बिल्ली के बारे में थी, जो कि उसके पेनफुल पास्ट के बारे में थी। और फिर दिखाते हैं कि उसने अपने आप को देखा उस यादों को जो हेनरी के साथ थी, यानी कि जब उसने हेनरी ने उसको शराब दिया था, उन यादों के बारे में। और यहाँ सीन दोबारा सीधी दुनिया का दिखाया जाता है, उस बेस का जहाँ पे बच्चों को बंद किया गया था। और डेरिक वहाँ पे आता है और कहता है कि मेरा पूरा स्कूल तो यहाँ, मैं कैसे बाहर रह सकता हूँ। और सोल्जर्स समझते हैं कि शायद उन्होंने वाकई एक बच्चे को मिस कर दिया है, वो बाहर रह गया और वो उसे जाके बाकी बच्चों के साथ बंद कर देते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि वॉशरूम कहाँ है, तो वो उसे वहाँ लेके जाते हैं। और वो फिर अपने लंच बॉक्स से जिसके अंदर रेडियो होता है उनसे उन लोगों को सिग्नल देता है कि यहाँ पे एक वॉशरूम है जिसके नीचे आप लोग सुरंग खोद सकते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि वो हॉप का फ्रेंड उनको वापस आके कुछ इंस्ट्रूमेंट देता है जिसमें बेलचा, कुल्हाड़ी वगैरह होती हैं जिससे ये चीज़ें खोद सकते हैं। यहाँ आगे दिखाते हैं कि डेरिक रेडियो से जॉयस को सिग्नल दे रहा होता है। उसके बाद उनको कहता है कि मैं आगे जाके मैं पूछता हूँ जाके कि मिस्टर हेनरी को कौन जाता है। यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि 11 जंप करने के लिए बिल्कुल ही स्टार्ट होती है और फिर दिखाते हैं कि वो देखते ही देखते जंप कर जाती है और टाइम को भी मैनेज कर रही होती है ताकि जब बिजली चमके तभी वो जंप करे। और हॉप ये सब देख रहा होता है लेकिन हॉप को समझ आ जाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रही है, बिजली इतनी जल्दी नहीं चमक रही है। और वो जंप लगा के उस छत पे कूद ही जाती है सेफली, कोई किसी को भी पता नहीं चलता है। वो शीशे से अंदर से देखती है कि वहाँ पे एक दो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और फिर देखते हैं कि एक शख्स उसे दिख जाता है और वो उसे मार देती है और दरवाज़ा खोल देती है और हॉप अंदर जाता है। हॉप कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया है, मुझे तुम पे गर्व है। आगे सीन सीधी दुनिया का दिखाया जाता है जहाँ पर डेरिक बच्चों को इकट्ठे करके कहता है कि मॉन्स्टर आएगा, तुम लोगों को ले जाएगा। अगर तुम लोगों ने बचना है और हेनरी के पास जाना है, मिस्टर वर्सेट के पास, तो मेरे साथ आओ। तो एक बच्ची आगे कहती है कि तुम हेनरी की बात कर रहे हो, तो वो समझ आता है कि उसे पता है। आगे दिखाते हैं कि ये लोग रेडियो टावर से इस टनल के पास जा रहे होते हैं, उस सुरंग के पास जहाँ पे उन्होंने खुदाई करनी है और वहाँ से रास्ता बनाना है। और विल से माइक विल से पूछता है कि
अगर तुम सब कुछ देख सकते हो और सिर्फ उस सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो तो तुम उसे कंट्रोल क्यों नहीं करते? कहता है तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं वैक्ना हूँ? माइक कहता है हाँ तुम थोड़े बहुत तो हो, तभी तो तुम ये सब देख सकते हो। और माइक को विल को गुस्सा ही आ जाता है। वो उसे समझा रहा होता है माइक के तुम ये सब कर सकते हो, तुम हमारी जान बचा सकते हो सकता है कि जॉयस तुम्हारी वजह से बची हो, ना कि रॉबिन की वजह से। और आगे दिखाते हैं कि सीन उल्टी दुनिया का है जहाँ पर डस्टिन बैठा होता है गाड़ी के अंदर और बार बार रेडियो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रेडियो कनेक्ट नहीं हो रहा था। और फिर उसे समझ आ जाती है कि ये फ्रिक्वेंसी तो उसने पहले भी कहीं सुनी है। और वो अंदर आता है और जोनाथन और स्टीव आपस में लड़ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हैं। जोनाथन कहता है, स्टीव कहता है कि हमारी मेरी वजह से कैसे फंसे हो, मैंने तुम लोगों को बचाया है। और हॉली गुस्सा करती है और फिर दिखाते हैं कि डस्टिन अंदर आता है और कहता है कि द्वार पूरी उल्टी दुनिया के बीच में एक चक्कर है और इसका जो सेंटर पॉइंट्स है वो हॉकिंस लैब है। अब वो कहते हैं कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि इसका सेंटर पॉइंट हॉकिंस लैब है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। फिर सीन दोबारा मैक्स की तरफ जाता है जो कि म्यूज़िक को फॉलो करते करते एक और मेमोरी से गुजरी होती है जो कि उसकी अपनी मेमोरीज होती हैं। ये वेक्ना की वो मेमोरीज हैं जिसमें मैक्स भी थी। और वो उसे बताती है कि वो किस तरह इतनी ख़तरनाक यादों से गुजरी जो कि बहुत ही बुरी थी, बहुत ही डरावनी थी, जिसमें बिल्ली के बारे में भी वो उसे सब बताती है। किस तरह वो उन यादों से गुजरी जिसमें बिल्ली मरा था। बिल्ली ने उसको बचाने की कोशिश की थी लेकिन उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और कहती है कि फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई थी और मुझे लूकस नज़र आ रहा था, मुझे उसका लम्स अपने हाथों पे महसूस हो रहा था और मैं बाहर निकलने ही वाली थी और एकदम टेप बंद हो गई और सब कुछ ख़त्म हो गया और मैंने उसे ढूंढने की बहुत ही कोशिश की। और यहाँ सीन दिखाया जाता है कि जब टेप बंद होती है तो लूकस वापस टेप ऑन कर देता है लेकिन कैसेट काम नहीं कर रही होती है। और दिखाते हैं कि वो वकना वकना मैक्स को पकड़ने आ जाता है और उससे बचते बचते इस केव में आ जाती है। और फिर दिखाते हैं कि वो केव के अंदर आ जाती है लेकिन वकना केव के अंदर नहीं आता। उसका चेहरा बहुत ही अजीब होता है। वो बताती है और वो हॉली को बताती है कि वो इस केव के अंदर नहीं आता, वो यहाँ से डरता है, उसके चेहरे पर डर था। इसका मतलब है वो यहाँ कभी नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ महफूज हूँ। वो कहती है कि अब पहले तो सारे रास्ते बंद हो गए थे इसलिए मैंने यहाँ रहने का समझौता कर लिया, अब मैं यहीं रहने लगी, लेकिन अब तुम आई हो तो एक और रास्ता खुल गया है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी है। यहाँ सीन दोबारा जॉयस की तरफ दिखाया जाता है जो रॉबिन के साथ बातें कर रही होती है और जिनकी काफ़ी दोस्ती भी हो गई होती है। रॉबिन और विल भी एक साथ होते हैं और रॉबिन विल को बता रही होती है कि मैं जैसे थी मैंने अपने आप को वैसा ही कबूल किया है, तुम भी जैसे हो, अगर अपने आप को वैसा ही कबूल करोगे तो तुम्हें ज़िंदगी आसान लगेगी, तुम्हें हर किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। बस तुम्हें याद रखना है कि तुम बचपन में कैसे थे बिल्कुल उसी तरह हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और जब तुम इस तरह करोगे, लोगों की फ़िक्र छोड़ दोगे, ये सब सोचना छोड़ दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करें, तो तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। तो विल ये सब सुन रहा होता है और वो खुद भी एक डिफरेंट चाइल्ड होता है, उसको ये बात पता होती है। अब उसे बहुत ही ज़्यादा सबक मिल रहा होता है रॉबिन की इन सारी बातों से। आगे दिखाते हैं कि लूकस और जॉयस कहते हैं कि यहाँ तुम लोग बातें करने नहीं आए और वो हंसना शुरू हो जाते हैं। यहाँ आके वो वॉशरूम के ऊपर सुरंग पे सुराख कर रहे होते हैं। यहाँ तो सीन दोबारा उल्टी दुनिया की लैब का दिखाया जाता है जहाँ पे हॉप डॉक्टर के पास आता है, उसके सर पे गन रखता है और उससे कहता है कि दरवाज़ा खोलो। वो कहते हैं मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल सकता, कहते हैं तुम हमें दरवाजे तक ले जाओ, हम खुद ही खोल लेंगे। और फिर दिखाते हैं उन्हें दरवाजे तक ले जाता है लेकिन वहाँ पे कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पीकर्स पे वही म्यूज़िक बजना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से हॉल 11 की पावर्स काम करना बंद हो जाती है, वो वहीं बेहोश हो जाती है और इतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर के आ जाती हैं। यहाँ सीन दोबारा सीधी दुनिया की तरफ आता है जहाँ पे रॉबिन और विल बैठे काम कर रहे होते हैं। डेरिक उन बच्चों से बातें कर रहा होता है जो मिस्टर हेनरी को जानते हैं, उनको कुछ स्टोरी सुना रहा होता है। टीचर आके उनसे पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? वो कहते हैं कि मैं इनको इमेजिनेशन स्टोरी सुना रहा हूँ और ये लोग आंखें बंद करके वो सब इमेजिन कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं कि उसे सिग्नल मिल जाता है और वो एक एक करके बच्चों को वॉशरूम में भेज रहा होता है। जब जब उसका रेडियो लाइट करता है तो वो उन्हें वॉशरूम में भेजता है और वो रास्ता ढूंढ के बच्ची रास्ता ढूंढ के अंदर सीढ़ियों से नीचे उतर के उस सुरंग में चली जाती है। और रॉबिन से पूछती है कि क्या तुम्हें मिस्टर वटसेट यानी हेनरी ने भेजा? वो कहती है हाँ मुझे हेनरी ने भेजा है, मैं उसकी एक सेल हूँ, यानी उसकी एक सेविका हूँ। आगे सीन दिखाते हैं कि एकदम वॉशरूम में बहुत सारा पानी आ जाता है। माइक लेटर कर देखता है, उसे नज़र आता है कि एक पाइप लीक कर गया है, शायद उन्होंने ही कोई कुछ करते करते गलती कर दी है और वो कहते हैं बच्चों को जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा वरना यहाँ रश हो जाएगी। आगे सीन उल्टी दुनिया का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर के कुछ लोगों के साथ आती है क्योंकि स्पीकर की वजह से 11 की पावर्स काम नहीं कर रही होती है। वो कान पकड़ के बैठी होती है, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है
और वो मिस्टर के को देखती है, डॉक्टर के को देखती है और कहती है कि तुम डॉक्टर के हो ना, तुमने ये सब क्यों किया? और वो कैसे कहती है मैंने ये सब कुछ हॉकिंस को बचाने के लिए। कहते हैं कि नहीं, तुमने अपने फालतू एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इतनी देर में वहाँ पे हॉप आ जाता है और वो सबको ही शूट करना शुरू हो जाता है और डॉक्टर के अपने आप को बचा रही होती है। वो बहुत सारे सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन एकदम शीशा टूट जाता है और उसकी वजह से क्रू का रिएचर जिसे बंद कर दिया गया था, जो कि तखना का ही पार्ट होता है, वो बाहर आ जाता है और वो अपने हाथ से हॉप को गला पकड़ लेता है। यहाँ से दोबारा सुरंगों का जगाया जाता है, यानी हॉकिंस का। और यहाँ दिखाते हैं कि विल और माइक पानी बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आस्ता आस्ता डायरेक्ट सारे बच्चों को वहाँ से निकाल रहा होता है। लेकिन बच्चे क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं, तकरीबन 8-10 बच्चे होते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। एक साथ सारे बच्चों को वॉशरूम नहीं भेज सकते हैं, टीचर्स अलाउ ही नहीं करती हैं, इसलिए वो बारी बारी भेज रहा होता है और पानी बंद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि जॉयस ने कहती है कि जल्दी करो, टाइम नहीं है। और डैरी की देख जाता है कि पानी अब इतना ज़्यादा निकल रहा होता है कि रूम में आना शुरू हो जाता है और इसलिए टीचर्स कुछ सोल्जर्स को बुलाती हैं कि ताकि आके ठीक करें। यहाँ से दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाया जाता है, जब डॉक्टर के हॉप को कहती हैं कि अच्छा हुआ इसने तुम्हें पकड़ लिया, इसे मैं थोड़ी और हीट दूँगी और ये तुम्हें और कस के पकड़ेगा। और फिर वो हीटर ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे और कस के पकड़ना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हॉपर बिल्कुल मन नहीं लगा होता है। और फिर वो एकदम कूलर ऑन कर देती हैं और वो रिलैक्स हो जाता है और उसका गला छोड़ देता है। ये सब कुछ 11 भी देख रही होती है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो खुद ही अभी तो फंसी हुई होती है। डॉक्टर के उसे पकड़ लेती हैं, जो थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर रही होती है वो भी नहीं कर पाती है। लेकिन हॉप की जिसने अपने आप को छुड़ा लिया होता है, वो गन मिस्टर डॉक्टर के पे रख देता है और कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम मुझे सब कुछ बताओगी। आगे का सीन जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पे बच्चों को हॉप का फ्रेंड गाड़ी में डाल कर लेके जा रहा होता है। अभी तक 4 ही बच्चे गाड़ी में पहुंचे होते हैं क्योंकि वो संगें बहुत ही दूर से बनी होती हैं, लेकिन वो सोल्जर दरवाज़ा तोड़ना शुरू हो जाते हैं वॉशरूम का, क्योंकि पानी बाहर आ रहा होता है। डेरिक और बाकी सब दरवाज़ा पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं पकड़ सकते हैं। यहाँ से दोबारा उल्टी दुनिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे होप 11 को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सब कुछ देख लूँगा। तो 11 से कहती है आपने बम लगाया हुआ है ना। तो वो कहता है कि अगर कुछ बहुत ही बुरा हुआ तो मैं अपने आप को भी इस सब के साथ ख़त्म कर लूँगा और तुम बहुत ही बहादुर हो। उन्हें रोक रही होती है, लेकिन उन्हें बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर देती हैं और फिर पीछे से वो दरवाज़ा टूट रही होती है, क्योंकि म्यूज़िक की आवाज़ बहुत ही तेज़ होती है। आगे का सीन हमें दिखाया जाता है कि हॉप सारे दरवाजे खोल रहा होता है और म्यूज़िक को ऑफ कर रहा होता है, जिसकी वजह से 11 की तबीयत ख़राब हो रही होती है। उसे बार बार अपनी बेटी के विजन भी आ रहे होते हैं, जिसकी मौत कैंसर से हुई होती है। यहाँ सीन दोबारा सीधी दुनिया का दिखाया जाता है, जहाँ पे 4 बच्चों को रॉबिन गाड़ी में बंद करती है और साथ ही उनको बेल्ट लगाती है और उनसे पूछ होती है कि आगे क्या करना है। और वो जॉयस उन्हें बताती है कि हम फंस गए हैं, तुम लोग यहाँ से निकलो। और यहाँ दिखाते हैं कि पानी की वजह से सारे जो बाकी के बच्चे होते हैं वो फंस गए होते हैं, जिसमें जॉयस, डेरिक और माइक भी होते हैं। और डेरिक उन्हें बताता है कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग बेकार हो, इससे अच्छा है कि बच्चों को हॉकिंस से बाहर भेज दो। लेकिन सोल्जर से मारना शुरू हो जाते हैं और ये सब देख के सभी डर जाते हैं, आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एकदम लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और फिर दिखाते हैं कि वो जो न्यू सील्स लगा के गेट्स बंद किए होते हैं वो सब खुलना शुरू हो जाते हैं और एकदम वहाँ से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही गेट्स खुलते हैं वहाँ से रेड लाइट्स निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर एक डेमोगोर्गन बाहर आता है और फिर इसी तरह मुख्तलिफ जगहों से बहुत सारे डेमोगोर्गन बाहर आते हैं और उन पे हमला कर देते हैं और सब बहुत ही डर जाते हैं। और डैडी कहता है अब तो हमारी गई, हम नहीं बचेंगे। अब ये सब कुछ बिल्कुल भी नज़र आ रहा होता है, उसकी बेटी एकदम कांपना शुरू हो जाती है। दूर से ये सब कुछ एरिका देख रही होती है और वो रॉबिन को बताती है कि हम पे हमला हो गया, अब तुम लोग यहाँ से निकलो। और लूकस बाकी के बच्चों को लेके वहाँ से निकल रहा होता है, जो कि 4 होते हैं। और जो हॉप का फ्रेंड होता है और रॉबिन के साथ वो भी बच्चों को लेकर निकल सकता है, लेकिन कुछ डेमोगोर्गन उनके पीछे भी जा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको हर हाल में सारे बच्चों को ही पकड़ना होता है। और माइक उन्हें कहता है कि तुम लोग मुझ पर नज़र रखना, मैं तुम लोगों को यहाँ से बचा के सुरंगों के ज़रिए ले जाऊँगा, क्योंकि उसको तो नहीं पता होता ना सुरंगों पे भी ये सब हो रहा है, इसलिए वो बच्चों को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। लेकिन एकदम डेमोगोर्गन उसके सामने आ जाता है और वो बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चों को नहीं बचा पा रहा होता है क्योंकि डेमोगोर्गन बाकी सबको मार रहा होता है और एकदम उसके ऊपर फायर गन से अटैक किया जाता है। जिसके बाद बिल की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, वो एकदम चीखना शुरू हो जाता है। तो जो उसे पकड़ के खींच के अपने साथ लेके जा रही होती है ताकि उसे बचा सके, और बिल्कुल तड़प रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ रॉबिन की गाड़ी पे भी अटैक हो जाता है। बिल तड़प रहा होता है जैसे किसी किसी ने जला दिया है और उसे कुछ विजन भी नज़र आ जाते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि स्पीकर्स बंद हो गए हैं उल्टी दुनिया में और
हॉप दरवाज़ा खोल देता है, उससे बताता है कि मैंने सब कुछ सेव कर लिया, सारे मर गए हैं। और 11 आगे आती है और वो उस दरवाज़े को खोलती है जिसके अंदर उनको डाउट था कि वन वन हो सकता है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ दिखाते हैं कि जो दरवाज़ा खुलता है उल्टी दुनिया का, वहाँ से वेक्ना निकल के बाहर आता है। इधर दिखाते हैं कि 11 उस दरवाजे के अंदर चली गई है और उसका शक ठीक था, वहाँ एक उससे सही होता है, लेकिन वो 1 नहीं होता, वो 8 होती है, उसकी फ्रेंड, उसकी बहन, जिसके साथ उसने सीज़न 2 में बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा था, जिसे वो अपनी बहन समझती थी। वो भी उसे देख के बहुत ही खुश होती है। यहाँ सीन दोबारा वेक्ना की तरफ लाया जाता है, जो कि सीधी दुनिया में आ चुका है और वो और किसी को नहीं बल्कि बच्चों को ही लेने आएगा। माइक ये सब देख के बहुत ही डर जाता है। जॉयस और विल भी डर जाते हैं। विल तो किसी हाल में ही नहीं होता और सोल्जर्स फायर गन से उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो बहुत ही ताकतवर होता है और वो उसके हाथ से आग बरसा रहा होता है। उसकी बॉडी बहुत ही डिफरेंट होती है। अब वो बहुत ही ताकतवर होकर वापस आया होता है। वो अपनी नज़रों से ही लोगों को मार रहा होता है। यहाँ सीन रॉबिन की तरफ लाया जाता है, जो कि बच्चों को बचा रही होती है, लेकिन डेमोगोगन का पीछा कर रहे होते हैं। वो गाड़ी बहुत ही तेज़ चला रहे होते हैं, लेकिन डेमोगोगन गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और इसी वजह से गाड़ी उलट जाती है। और आगे हमें सुरंगों का सीन जहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे लुकस बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ दोनों तरफ से डेमोगोगन आगे होते हैं। यहाँ वेक्ना सबको मार रहा होता है और वो विल के पास आता है, जो उससे कहती है जाओ यहाँ से, जाओ, मेरे बेटे से दूर हो। और वो वेक्ना पे बहुत ही गुस्सा करती है, जैसे कि उसकी हैबिट होती है, लेकिन वेक्ना उसे साइड पे फेंक देता है, हाँ, लेकिन मारता नहीं है। और फिर वो विल के पास आता है और कहता है कि विल, जिसकी बहुत ही बुरी हालत होती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो उसे हवा में उठा के अपने पास लाता है, यानी उसके पास कुछ न्यू पावर्स भी आ गई हैं। और उससे कहता है कि विलियम, तुम वो पहले बच्चे हो जिसे मैंने पकड़ा था, तुमने तो मुझे बताया मैं कितना ताकतवर हूँ, तुम्हें वो सब बच्चे दिख रहे हैं ना। और यहाँ दिखाते हैं कि विल को सब कुछ नज़र आ रहा होता है, चारों डेमोगोर्गन्स, लुकस पे, रॉबिन पे, सब पे हमला करते हुए, और एक तो माइक पे भी हमला कर रहा होता है। उसे ये सब दिख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, बस वो देख पा रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि बच्चों को डेमोगोर्गन ले गया होता है, ये सब कुछ रॉबिन देख रही होती है और वो बहुत ही परेशान होती है। उससे कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तुम तो बहुत ही डरपोक थे, बाकी बच्चे तो फिर भी बहादुर हैं। फिर कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं, जिस पे विल दूसरी दुनिया में छोटा बच्चा दिल दूसरी दुनिया में भाग रहा होता है और किस तरह वो अपने ही आप को कबूल नहीं कर पा रहा। कहते हैं कि तुम जैसे बच्चों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, तुम जैसे उनके दिमाग को तो मुझे ही कंट्रोल करना चाहिए। और उसे विल को वहाँ फेंक के चला जाता है और फिर दिखाते हैं वो दूसरी दुनिया में वापस गुम हो जाता है और फिर दरवाज़ा वापस बंद होना शुरू हो जाता है। इधर सीन दिखाया जाता है कि लुकस पे, रॉबिन पे और माइक पे डेमोगोगन हमला कर रहे होते हैं। बच्चों को तो वो ले जा चुके ही होते हैं और एकदम विल को कुछ फ्लैशबैक्स मेमोरीज नज़र आने शुरू हो जाती हैं, जो कि बचपन की होती हैं। उसकी फर्स्ट डे की स्कूल की वीडियोज़ होती हैं, जो उसकी मॉम ने बनाई होती हैं, जिसमें वो झूला झूल रहा होता है और साथ ही उसको माइक मिलता है। स्कूल के फर्स्ट डे से ही वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। वो उससे आके कहता है कि मेरा फ्रेंड बनोगे, और फिर वो इस तरह एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और बेसमेंट की कुछ मेमोरीज जो कि माइक घर की होती हैं, वो कुछ और दिखाते हैं कि वो कुछ ड्राइंग बनाता है, जो कि बहुत ही परफेक्ट बनाता है, क्योंकि उसकी ड्राइंग बहुत ही अच्छी होती है। और फिर दिखाते हैं उसका भाई उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसकी मोमो से कितनी मोहब्बत करते हैं। और फिर उसे दिखाते हैं कि उसके लिए एक जंगल में कैस्टल बायर बनाते हैं और फिर वो कैस्टल बायर बन के वो यहाँ वहाँ भाग रहा होता है, जो कि एक मैजिकल बॉय था। यहाँ दिखाते हैं कि एकदम बाइक पे हमला करने वाला डेमोगोर्गन रुक जाता है। बाइक हैरान हो जाता है कि इसे क्या हुआ, बिल्कुल फ्रीज हो गया होता है अपनी जगह पे, जैसे उसे किसी ने स्टक कर दिया। और फिर दिखाते हैं कि ये सब और कोई नहीं बल्कि विल कर रहा है, एकदम उसमें पावर आ गया। जॉयस भी ये सब देख रही होती है और माइक भी। और यहाँ दिखाते हैं कि लुकस पे जो हमला करने वाला था डेमोगोर्गन, उसको भी विल अपने दूसरे हाथ से रोक लेता है, और जो रॉबिन पे हमला कर रहा होता है उसको भी अपने सर की मदद से रोक लेता है। वो रॉबिन भी हैरान होती है कि ये क्या हो रहा है, और लुकस भी ये सब देख रहा होता है, ये सब कुछ लेकिन माइक जो कि वहीं पे विल के पास ही होता है, उसको ये सब नज़र आ रहा होता है, वो बहुत ही खुश होता है। और फिर एकदम विल अपने हाथों को मुट्ठियों को बंद करता है और वो सब टूट के बिखर जाते हैं, उनकी गर्दनें टूट जाती हैं, जो कि सीज़न 4 में से थे, जिसमें वेक्ना सबको श्राप देता है तो किस तरह मारता है। इसका मतलब है कि विल ने वेक्ना की पावर यूज़ की है, या फिर शायद विल की खुद की ये पावर है, या हम नहीं चाहते, लेकिन वो अपने नाक से खून साफ करता है।